गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा खौस और मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। सुबह सुबह मैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट साहब का नंबर ढूंढ रहा कि उनसे पता किया जा सके कि कल उन्होंने जो प्रेडिक्शन की थी वो कब पॉसिबल होगी, क्योंकि मेरा वेदर फोरकास्ट जो है वो भी यही प्रेडिक्शन कर रहा था कि आज बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं। तमाम फोन जो है परसेंटेज आ रही है, 30% चांस, तमाम फोन कल सबको खुश रख रहे थे। सुबह सुबह क्या पूरा दिन सब खुश रहे कि कल से बारिशें शुरू होंगी जो 2-3 दिन कायम रहेंगी, फिर उसके बाद गर्मी को हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन 2-3 दिन तो एंजॉय कर लिया जाए। लेकिन सलमा बारिश आपके सामने ही है, कोई बात नहीं, कभी-कभी हो जाता है ऐसे। इतनी सख्त धूप है, नहीं मेंटली प्रिपेयर नहीं थे ना हम। देखें, एक चीज होती है नजम, आप एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं होती तो आप मायूस होते हैं। दूसरी बार एक्सपेक्ट करें और वो हो जाए, वो जो खुशी होती है ना कि पहले नहीं हुई थी अब हो गई, उस खुशी का मजा ही अलग होता है। ये छोटे छोटे लेसन्स होते हैं हमारे लिए। और आज सुबह हम बात कर रहे थे, मैंने एक शेर सुनाया था, मैं चाहती हूँ यहाँ पे दोबारा सुना दूं। अगर आपने वो शेर सुना दिया ना तो फिर वो कोड वर्ड ही खत्म हो जाएगा। नहीं, हम वो कोड वर्ड नहीं यूज करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। वो शेर यूं था, मैं उसे देख ना पाता था परेशानी में, सो दुआ करता था मर जाए परेशान ना हो। तो मैं बहुत सारे लोगों के लिए नजम को कह रही थी, नजम मैं उसको परेशान नहीं देख सकती। हाँ, तो ये इस तरीके से है सूरत हाल। अच्छा, आज का दिन बहुत अहम है और आज का दिन डेली कुछ ना कुछ हैपनिंग्स हो रही होती हैं और कुछ ना कुछ किसी खास हवाले से कोई ना कोई दिन अहमियत का हामिल होता है। तो आज का दिन जो है वो अहमियत का हामिल है टेलीकॉम डे के हवाले से, जिसको इंफॉर्मेशन सोसाइटी का आलमी दिन माना जाता है। और आज ये दिन मनाने का मकसद ये है कि टेलीकॉम और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड लोग जो हैं जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, एक तो उनके लिए भी खराज तहसीन, और दूसरी तरफ से उन्होंने जो हमारे रवाबित कायम किए हुए हैं पूरी दुनिया में, जो हम लोग कहते हैं कि ये ग्लोबल सोसाइटी अब बन चुकी है। इंटरनेट भी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर लाया करता है। और फिर हम लोग ये जिक्र करते हैं जो फोन सबसे पहले आए थे, इंटरनेट का जरिया तो आज आया है, लेकिन फोन आज से तकरीबन 10-20 साल पहले लैंडलाइन फोन हुआ करते थे हमारे लैंडलाइन फोन के बाद की जब ये सेल फोन आपके लोगों के पास आए, तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो हैं वो आप लोगों के रवाबित कायम करने के लिए काम कर रही हैं। और इसी हवाले से आज का दिन मनाया जा रहा है इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए। और जदीद ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है, फासले कम हो गए हैं और हाजिर दौर में टेलीकॉम की अहमियत और अफादियत और दीगर मुतालिका उमूर के बारे में वामुन नास को आगाह करना और उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करना जिन्होंने लोगों की जिंदगी को टेलीफोन, इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए आसान बनाया। इससे पहले कि आप और ज्यादा बताएं, वसीम सजाद की रिपोर्ट देखिए। टेली कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी का आलमी दिन मनाने का मकसद इतलात और टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को फ़रोग देना और आवाम में इसकी ज़रूरत और अहमियत बारे शऊर उजागर करना है। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के शोबे में बर्क रफ्तारी से होने वाली तरक्की की बदौलत दुनिया हकीकी मायनों में एक ग्लोबल विलेज बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस शोबे से लोगों की बड़ी तादाद इस्तेफादा कर रही है। टेली कम्युनिकेशन में जिद्दत आने से ई कॉमर्स हो या इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग हो या सफरी सहूलियात अब बासानी मुयस्सर हैं। इस दिन को मनाने का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए दुनिया भर में इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग देना और माशरे में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाही फराहम करना है। वर्ल्ड टेलीकॉम डे, राब्तों को बेहतर बनाएं। कल मिलजुल के रहने का दिन था, आज वर्ल्ड टेलीकॉम डे है, तो आपने अपने राब्तों को बेहतर बनाना है, कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है अपने कॉन्टेक्ट्स को, राब्तों को, और अपने इर्द गिर्द के लोगों की खैरियत पता करते रहा करें, चाहे वो दूसरे शहर में रहते हो चाहे दूसरे मुल्क में रहते हो। ये राब्ते आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, और जहाँ चाहे कहीं भी रहते हो और चाहे ना रहते हो तो फिर आप उनके लिए दुआ करें जो नहीं रहते आपके आसपास। अच्छा, ये तो हमने रिपोर्ट दिखाई राब्तों को बेहतर करने के लिए। अब मैं ज़रा आपको चित्राल की सैल करवाने वाली हूँ। ये जो खूबसूरत से मनाजिर आप देख रहे हैं चित्राल के, यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है बहुत ही फैसिनेटिंग, और लोगों का दिल करता है कि वो ज़रूर एक बार जाएं और यहाँ पे देखें चिलम जोशी फेस्टिवल। 17 मई तक कैलाश की वादियों, बम्बुरेत, रेमुरदार और बरेर में ये जारी रहेगा, और बड़े मुश्किल नाम है इनके। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये फेस्टिवल, और इस साल जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से बड़ी तादाद में टूरिस्ट शिरकत कर रहे हैं, और मशरूबात बांटे जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, और रक्स होता है यहाँ पे, और इनका एक स्पेशल जो डांस होता है कल्चरल डांस, उसकी तो खूबसूरती अलग होती है। बहुत ही खूबसूरत वैलीज हैं जी। कैलाश चित्राल से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर है, जहाँ पर 3 वैलीज हैं, बम्बुरेत, रंबूर और बरीर।
और तीनों वैलीज में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कैलाशी बहुत कम तादाद में रह गए हैं। ये एक ऐसा एंशिएंट कबीला है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में कैलाश में पाया जाता है। कुछ लोग इनको सिकंदर आजम की औलाद में से मानते हैं, कुछ लोग इनको यूनानियों के साथ मिलाते हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को बिल्कुल दुनिया से जुदा और एक अलग कबीला अपने आप को तस्वुर करते हैं। इनके बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, ना करते हुए पूरे साल में 12 फेस्टिवल्स इनके चलते हैं। लेकिन चिलम जोशी जो है, चिलम जोशी ये सबसे बेस्ट फेस्टिवल होता है। इसके अंदर ये एक दूसरे के लिए रिश्ते भी तलाश करते हैं, शादियों का सीन भी होता है और ये खुशी का त्यौहार इनके लिए तस्वुर किया जाता है। तो जो लोग अपने लिए तलाश रिश्ता में मसरूफ है, उनको चाहिए कि वो चिलम जोशी में शिरकत करें, उनको रिश्ता अच्छा मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ वहीं के लोग शिरकत कर सकते हैं और उन्हीं को इजाजत होती है। ये क्या बात है, जाहिर बात है कैलाशी कबीला है और उन्होंने शादियां करनी है तो बाकी दुनिया ने नहीं करनी। और हम लोग इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं एक लास्ट बात कैलाशी कबीले के बारे में ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही पुरअमन लोग होते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि पूरे के पूरे कैलाश में तीनों वैलीज में किसी के यहाँ किसी की डेथ हो जाए तो सब मिलजुल कर उसका इंतजाम करते हैं, किसी की शादी हो तो सब मिलजुल कर उसका इंतजाम करते हैं। और क्राइम रेट इस वक्त 0 है कैलाश के अंदर। ये लूरिस्तान जो इलाका है अफगानिस्तान का पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, उधर इसकी जगह ये बनती है और इंटरनेशनली बहुत अहमियत की हामिल है ये जगह और बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करते हैं। अगर आप लोगों ने जाना है विजिट करने के लिए तो आजकल की जो मौसम है और आजकल जो त्यौहार है चिलम जोशी, इसमें जाएं या फिर 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चौमिस फेस्टिवल चल रहा होता है जो नए साल की आमद की खुशी में मनाया जाता है, वहां पर जाएं। बहुत बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जिक्र करते हैं। मुझे इतनी जो है ना डिबेट करके आगे मैं भूल गया, लेकिन अगली खबर है जी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड और बहुत ही अहम खबर है तमाम क्रिकेट लवर्स के लिए। खबर ये है हमारे पास कि इंटरनेशनल क्रिकेट ने अपने कुछ रूल्स तब्दील कर दिए हैं और ये रूल्स तब्दील किए हैं एम्पायर से रिलेटेड। जो एम्पायर जब रिव्यू लेता था तो उसका एक सॉफ्ट सिग्नल होता था, उसको खत्म कर दिया गया और बैनुल अक़वामी क्रिकेट में हाई रिस्क इंजरी पोजीशन और उसके अलावा ये जो हाई रिस्क इंजरी पोजीशन के प्लेयर्स हैं उनके हेलमेट प्रोटेक्शन लाजमी करार दे दी गई है। फास्ट बॉलर्स का सामना करते वक्त बैटर हेलमेट लाजमी पहनेगा, ये उसकी मर्जी के ऊपर अब नहीं होगा। कुछ ना कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो थोड़ा सा कहते हैं कि उनको इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता था या थोड़ी सी शौकी जो है, ठीक है, वो मारने के लिए भी नहीं यूज करते थे हेलमेट, लेकिन अब हेलमेट यूज करना लाजमी करार दिया गया है। हेड इंजरी से प्रिवेंट करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो बॉल बड़ी सख्त होती है, अगर खुदा ना खासा वो किसी को लग जाए तो आपकी आंख जाया हो सकती है। चालान कटना चाहिए जिस तरह हमारा मोटरसाइकिल वाले हेलमेट पे नहीं ये चालान से ज्यादा काम होना चाहिए क्योंकि देखिए खतरनाक खेल है, लग सकती है बॉल, यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। और ये जो खतरे होते हैं ये सिर्फ मर्द नहीं पालते, ये खवातीन भी पालती हैं। हम 2-3 दिन से जिक्र करें नायला कियानी का जो कि मसरूफ है पाकिस्तान का झंडा बुलंदो बाला चोटियों पे लहराने में, तो आज भी एक खबर उनके बारे में बड़ी जबरदस्त हमारे सामने आई है। 2 रोज में 8000 मीटर से बुलंद उन्होंने दूसरी चोटी सर कर ली है। माउंट एवरेस्ट सर करने के बाद उन्होंने 8516 मीटर बुलंद दुनिया की चौथी बुलंद तरीन चोटी माउंट लोहेटसे पर सब हिलाली परचम लहरा दिया है। और नायला कियानी माउंट लोहेटसे सर करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून कोहपैमा है, याद रखिएगा पहली खातून है वो। इस कामयाब समिट के साथ ही नायला कियानी 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 6 चोटियां सर करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून कोहपैमा बन गई हैं, यानी उन्होंने एक और एजाज अपने नाम कर लिया है। और बरतानवी निजात कोहपैमा नादिया आज़ाद ने भी माउंट लोहेट से सर किया था, लेकिन नायला कियानी की तरह उन्होंने भी 14 मई को माउंट एवरेस्ट सर की थी। तो अभी नायला कियानी ने इसको मीट भी किया है और पाकिस्तान से पहली खातून होना, इतनी बुलंदो बाला चोटियां सर करने वाली, तो ये बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छी है, खबर बहुत है। पॉजिटिव खबर लगती है। और आपने एक लफ्ज शुरू में ही इस खबर के कह दिया कि पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं, तो अल्लाह इस वतन का झंडा इसी तरीके से बुलंद रखे। आमीन सुमा आमीन। सऊदी वजारत हज की जानिब से एक और खबरदार जो है वो किया गया है तमाम तर लोगों को जो हज करने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन विजिट वीज़े के ऊपर इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। होता ये है कि आप लोग अगर सऊदी अरब के रिहायशी भी हैं फिर भी आपको इजाज़तनामा लेना पड़ता है और आप वहाँ पर अगर विजिट कर रहे हैं तो भी आपको इजाज़तनामे की ज़रूरत है हज करने के लिए, वरना आप अगर मक्का मुकरमा में या मदीना में इंटर होंगे तो आप पर जुर्माना आयद होगा। तो इसलिए वजारत हज की जानिब से ये कहा गया है कि आप लोग विजिट वीज़े के ऊपर मौजूद हैं तो आपको अपने मुल्क वापस जाना होगा और वहाँ से अप्लाई करके हमारे मुल्क आना होगा। आपको यहाँ से इजाज़तनामा हम इशू नहीं करेंगे। ऑलरेडी एक निज़ाम होता है, उस निज़ाम को कंट्रोल करना, उसको सेट करने के लिए पैरामीटर्स बनाए होते हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हों तो उस पर फॉलो करते हुए वो चीज़ बाकायदगी के साथ
पूरे इंतजामी उमूर के साथ पूरी और होती है। नजम एक बात कि इस नेक काम को करने के लिए कभी भी गलत रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहिए, आप अपनी नेकी को जाया कर देते हैं। तो तमाम रूल्स को फॉलो करें, लॉज को फॉलो करें और जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं कि आप हज या उम्रा करें तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं उनका पूरा Follow ख्याल करना बहुत रखें। जरूरी है। इलीगल तरीके से कभी भी हज या उम्रा ना करें क्योंकि आप अपनी नेकी जाया कर देंगे। तो एक नेकी कर रहे हैं, खुलूस नियत के साथ करें, अच्छा काम करें, वो आपकी अपनी ज़ात के लिए किसी दूसरे के लिए नहीं है। तो तमाम आदाब का ख्याल रखें। अच्छा नजम, सर्कस के बारे में हमने अक्सर सुना होगा ना, और सर्कस में जो आर्टिस्ट काम करते हैं, जो लोग होते हैं, बड़े खतरनाक काम वो बड़े कम मुआवजे पे करते हैं। बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन होती है, कभी आप उनको मुश्किलों में देखते हैं और ऐसे ऐसे स्टंट्स होते हैं कि एक आम बंदा सोच भी नहीं सकता। लाइक मौत के कुएं पे साइकिल, मोटरसाइकिल चलाना, या कभी गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ी चलते हुए देखी और ऊपर ऊंची ऊंची जगहों पे लपकना और पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। तो मेरे पास एक ऐसी खातून से मुतालिक खबर है, सर्कस पे वो काम कर रही है खातून, 99 इयर्स उनकी एज है, और उन्होंने क्या किया इस ख्वाहिश पे देखें जरा ख्वाहिश किस किस्म की थी। सर्कस में उन्होंने चाकू चलाने के लिए वो रिंग में उतरी और उनकी ये जो ख्वाहिश थी वो इस तरह पूरी हुई कि एनी डुप्लाक ने जुमे को कोवेंट्री में एक पुरजोश हुजूम के सामने तेज धार वाले चाकू का सामना करने के लिए रिंग में कदम रखा। और माजी में सर्कस में काम करने वाली मोमर खातून, जिनकी उम्र 3 माह बाद 100 बरस हो जाएगी, ज़पोसर सर्कस शो के ग्रैंड फाइनल का हिस्सा थी वो, और उनका कहना था कि उन्होंने इस तजुर्बे में वाकई इंजॉय किया है और पैदल चलने के लिए सोचें लाठी का सहारा ले रही हैं वो, लेकिन उन्होंने ये चाकू वाला जो स्टंट था ये उनको शौक था, उन्होंने किया है। अच्छा, इसमें स्टंट भी थोड़ा सा इतना मुश्किल था कि एक तो चाकू चलाना होता है ना, लेकिन एक इसमें सर्कस में गेम तस्वुर की जाती है कि कार्डबोर्ड होता है, उसके सामने आप खड़े हो जाते हैं और आपको लोग चाकू मारते हैं। ठीक है, और उस पे ना महारत होती है, मतलब दूसरा जो मार रहा होता है वो भी लोग नहीं होते, अगर उसका निशाना चूक जाए तो क्या वो भी ट्रेंड होता है। यस, लेकिन वो बड़ी महारत की बात होती है, सही बात है। अब मैं आप लोगों को बात बताता हूँ कि एक रॉक पुलर ने जनूबी कॉर्नवॉल के साहिल पे इर्द गिर्द तलाश करते हुए एक नायाब समंदरी स्लग मिला है उसे, और ये स्लग आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर होगा। लेकिन विकी बार्लो फ्लामोथ के तालाबों के इर्द गिर्द घूम रहे थे और उन्हें अंदर से ही खुश्क समंदर की एक स्लग मिली जो आम तौर पर गर्म पानियों में पाई जाती है। माहिरीन के मुताबिक इससे कबल बरतानिया में इस मखलूक को सिर्फ 3 मरतबा देखा गया है। ये बड़ी यूनिक स्पीशी है और इस यूनिक स्पीशी को पहले बरतानिया में देखा गया था, लेकिन अब जो है वो जनूबी कॉर्नवॉल के इर्द गिर्द देखा गया है। ख्याल किया जाता है कि ये नज़ारा ये पहला नज़ारा 2022 में डिज़ायर सिकली के दौर में हुआ था, और अब जो है वो कितनी खूबसूरत सी ये छोटा सा इसको क्या कहेंगे, बग है। हाँ, आई थिंक सो, क्या कह सकते हैं इसको। रेड कलर की एक छोटी सी खूबसूरत सी चीज है जिसको आप देख रहे थे। हाँ, पिंक थी, रेड थी, मतलब मुझे कोई, मैं थोड़ी सी कलर ब्लाइंड भी हूँ आई थिंक। चले जो भी कलर था वो खूबसूरत था, क्योंकि सारे रंग ही खूबसूरत होते हैं और रंगों से दुनिया हसीन हो जाती है। अच्छा नजम, हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जब भी जिक्र करते हैं बड़े अजीबो गरीब से रिकॉर्ड बनते हुए हम देखते हैं। किसी को कोई शौक होता है, कोई अंडे तोड़ने का रिकॉर्ड बना रहा है, कोई उल्टी कलाबाजियां लगाने का रिकॉर्ड बना रहा है, कोई ज्यादा देर तक खाना पकाने का रिकॉर्ड बना रहा है, कोई सोने का रिकॉर्ड बना रहा है, मुझे 5 दिन तक सुला दो मेरा भी रिकॉर्ड बन जाएगा। अच्छा, नाइजीरिया से खबर है मेरे पास कि एक खातून जिन्होंने 100 आवर्स तक खाना बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए, उन्होंने भारतीय खातून का रिकॉर्ड तोड़ा है। हुआ क्या कि 27 ईयर्स इनकी एज है, किचन में खड़ी वो 100 घंटों तक मुसलसल खाना बनाती रही। लोग इर्द गिर्द उनको देखते रहे, लेकिन उन्होंने मतलब खिड़कियों वगैरह से देख रहे थे, लेकिन खातून ने ऐसे मगन होके मस्त होके खाना बनाया जैसे उनको कोई नहीं देख रहा। ये 100 घंटे इन्होंने बनाया है, 100 आवर्स मुसलसल। किसने होगा, पूरे महल्ले ने। सोचे जुमेरात की शाम को 5:45 बजे वो किचन में दाखिल हुई थी, पीर तक मुसलसल 100 आवर्स। मुझे लगता है महल्ले वालों में भी बांटा होगा कुछ खाना, इन्होंने फ्रीज भी कर लिया। मैं तो कहता हूँ 5 दिन की छुट्टी लें आप भी, खाना बनाओ और खाना बनाना शुरू। नहीं, रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए मुझे 6 दिन खाना बनाना पड़ेगा। तो यानी ये था जुमेरात से लेके और पीर तक था, तो मुझे करना पड़ेगा मंगल तक। जुमेरात से मंगल तक होगा तो फिर मेरा रिकॉर्ड बनेगा। आप रिकॉर्ड बनाएं, फिर उसके बाद हम इसी जो है ना वो अच्छा, इससे पहले जो खातून थी ना, भारतीय खातून, उनका ये रिकॉर्ड था कि उन्होंने 87 आवर्स तक खाना बनाया था। ये 100 आवर्स। वेल, इसी तरीके से बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई एक खबर सुन के जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा।
पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन भी ये आदमी तस्वुर किए जाते हैं और पाकिस्तान के बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन, और इनकी स्टोरी बहुत अच्छी है क्योंकि इन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लिया था। बहुत सारे लोग हैं नजम जो जीरो से स्टार्ट बिल्कुल करते हैं। जीरो से स्टार्ट लेकर इतने टॉप पर पहुंचने वाले और फुटबॉल जैसे एक महंगी स्पोर्ट्स में अपनी एक टीम खरीदने वाले, और फिर दुनिया भर में पहली दफ़ा, दुनिया भर में नहीं लेकिन वो अमेरिका में पहली दफ़ा, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं बात कर रहा हूं शाहिद अहमद खान साहब की। पाकिस्तानी निजात जो है वो बिजनेसमैन है जो डेमोक्रेटिक भी हैं, और इन्होंने सदर बाइडन को ज्वाइन किया है एज उनके मशावरती किरदार के तौर पर। मुमताज़ डेमोक्रेटिक शाहिद अहमद खान को 12 मई 2023 को सदर जो बाइडन ने PACA के मशावरती कमेटी आर्ट्स में तैनात किया है। इसके अलावा मैं इनके बारे में ये बताता चलूँगा कि इनकी पाकिस्तान के लिए भी बहुत खिदमात हैं, लेकिन इन्होंने अमेरिका में सबसे पहले ये जो हैवी ट्रक्स होते थे जिसमें हमारे ये डबल कैबिन डाले जो हैं वो आते हैं, उनके जो बम्पर होते थे वो बम्पर एक पार्ट में नहीं बनते थे। तो शाहिद अहमद खान की कंपनी ने पहली दफ़ा जो है, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी थी, तो इन्होंने पहली दफ़ा वो बम्पर 1 पीस बनाना शुरू किया और फिर उसके बाद पूरे अमेरिका में इनके बम्पर बिकना शुरू हुए, वर्ल्ड वाइड चलना शुरू हुए, जहां से इनकी तरक्की का सफर शुरू हुआ और इन्होंने फाइनली सदर जो बाइडन की कैबिनेट में उनको एज ए स्पेशल एडवाइजर के तौर पर। जबरदस्त खबर है ये, और पाकिस्तानी इस वक्त बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे दुनिया भर में मौजूद है। चाहे कोई भी बात करें, हम वक्तन फवक्तन खबरें शेयर करते रहते हैं कि पाकिस्तानी लोगों के नाम हमें अमेरिका में, बरतानिया में, पोलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, हर जगह बड़ी बड़ी पोजीशंस में नज़र आते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स भी हैं। ना सिर्फ वो अपने लिए तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान की ब्रांडिंग, पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क है ये दुनिया को बताना, पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, कितने लायक लोग हैं, कितने ज़हीन लोग हैं और कितने मेहनती लोग हैं, ये दुनिया को बताना। ये इन लोगों ने ये बोझ अपने कंधों पे उठा रखा है और मैं और नजम उन सबकी खबरें पहुंचाते हैं आप तक। हाँ, इन नाजुक कंधों पे जो बोझ है उसको आप तक पहुंचाया जाता है यहीं से, इसी प्लेटफॉर्म से। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, अगेन एक और रिकॉर्ड मेरे पास आज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड है आपको बताने के लिए। पानी के अंदर आप कितनी देर रह सकते हैं? पानी के अंदर बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे। 3 घंटे। अच्छा, अगर 74 डेज तक आपको रहना पड़े तो क्या ख्याल है आपका? 74 डेज तक बाहर की दुनिया आपने सोचा नहीं देखी, आप पानी के नीचे रहते हैं। मेरा ख्याल है उनको कोई और काम नहीं होगा। नहीं, काम तो उनको होंगे, लेकिन वो रिकॉर्ड बनाने का शौक होता है ना कि दुनिया भर में ऐसे, जैसे नेशनल टेलीविजन पे न्यूज़ आ रही है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट है जोसेफ डिटोरी, पानी के नीचे कायम एक मरकज़ में मुसलसल 100 दिन गुजारने का उनका प्लान है और अभी तक उन्होंने 74 डेज गुजार लिए हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। लेकिन जोसेफ अभी भी खुश्की पर नहीं आना चाहते, पानी में उनको मज़ा आ रहा होगा भाई, क्योंकि वो 9 जून तक वहाँ रहकर पानी की गहराई में मुसलसल वो अपना 100 डेज का जो टारगेट है वो पूरा करना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि उनकी बॉडी से जो है ऑयल वो कैसे नहीं निकल रहा। आई डोंट नो कैसे नहीं निकल रहा। बेसिकली ही इज अ रिसर्चर, तो वो चाहते हैं कि वो पानी के नीचे रहें और अपनी रिसर्च को जारी रखें। लार्गो के इलाके में 30 फुट गहरे पानी में एक ज़ेर-ए-आब स्टेशन में रह रहे हैं इस वक्त, और ना सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं बल्कि जो हमारी समुद्री मखलूक होती है, समुद्री हयात होती है, उसके तहफ़्फ़ुज़ और पानी के अंदर रहने के इंसानी जिस्म पे जो असरात होते हैं उनका जायजा ले रहे हैं। बेसिकली इनका पर्पस सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं है, रिकॉर्ड तो अल्टीमेटली बन गया 74 डेज में, लेकिन वो रिसर्च पर्पस के लिए पानी के अंदर नहीं है। अच्छा, व्हाट्सएप एक नया फीचर मुतारिफ करवाने वाला है जिसके मुताबिक आप लोग अपनी चैट्स को लॉक कर सकेंगे, और जब आप उनको लॉक करेंगे तो वो एक स्पेशल फोल्डर में चली जाएगी जहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट, ये थंब इम्प्रेशन के थ्रू ओपन कर सकते हैं, फेस रिकग्निशन या पासवर्ड के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन नजम मजा तब आएगा कि पता नहीं लगना चाहिए कि ये चैट लॉक्ड है। बस वो छुपी हो जाएगी। हाँ, वो छुपी हो जाएगी ना, मतलब कि वो उस जो चैट लॉक है ना आपका, उससे गायब हो जाएगी। और फिर उसको एक्सेस करने के लिए स्पेशल ऑप्शन में जाके आपको प्रेस करना पड़ेगा, देन आप फेस रिकग्निशन, पासवर्ड या जो भी आपने लगाया होगा वहाँ से आप उसको कर सकेंगे। स्क्रीनशॉट को भी ब्लॉक करने और चैट्स को छुपा देने के ऑप्शंस ये देता है, और मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक पोस्ट में इस नए फीचर की तस्दीक की है। वेरी नाइस, ये तो नया फीचर आ गया। अब मेरे पास आज के दिन की एक आखिरी जबरदस्त किस्म की मजेदार किस्म की खबर है, वो भी जाते जाते शेयर कर देते। साउथ कैरोलिना से खबर है, ये कुदरत का हसीन नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा, और साहिल पे मौजूद अफराद को जनूबी कैरोलिना में
मोल्ट्री झील में पानी के एक बड़े वाटर स्पाउट के तौर पर पेश किया गया और हैरत अंगेज वाकई ने झील के आसपास लोगों की तवज्जो भी खींच ली अपनी तरफ। साहिली इलाकों में वाटर स्पाउट्स निस्बतन नायाब है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी सकते हैं माहिरीन मौसमियात इन मुनफरिद हालात को स्टडी कर रहे हैं जिन्होंने वाटर स्पाउट को जन्म दिया है और ये आप देखें, एंजॉय जब वो करें। स्टडी कर लेंगे तब हम आप लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। हेल्थ का पहला सेगमेंट होगा हमारा, कहीं मत बताना जाएं। नहीं है क्या होगा। हाँ, सुबह पाकिस्तान के साथ। जरीना को पापा गुलूकार बनना है। उससे पहले इंसान बनना होगा। अरे वही वाला पापा जो शोर ज्यादा करता और गाता कम है। सेठ साहब कब आए और कैसे आए? मैं दीवार कूद के आया। अब ये बताओ गाना किसको सिखाना मांगता? अरे नहीं बाबा, हम खाना मांग कर नहीं अपना खाता है बाबा। क्यों जानी भाई, घर में कोई फंक्शन है क्या? अबे नहीं मैयत हो गई है। हैं? कौन मर गया? मेरा गाना सुन के बीमार से बीमार आदमी उठ जाता है। दुनिया से वो जानी भाई ने बच्चों भाई कोई रिश्ता बताया था। किसके लिए बाबा? मेरे लिए। अरे जानी 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 भाई सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए हैं। जहां हम जाते हैं वहां हमारे फॉलोअर्स पहुंच ही जाते हैं। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अभी तक वो खबीस नहीं आया। कौन खबीस अब्बा जी? ओहो, क्यों बार बार पूछती हो? जब मैं खबीस कहता हूं तो उसका मतलब होता है जवाब। हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में तवानाई का बहरान है। सो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसमें अपना हक़ अदा करें। और वो किस तरह कर सकते हैं? आप बचत अपनाएं, आप कफ़ायत शायरी को अपनाएं और तवानाई जो है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, इसका कम से कम ज़िया करें और कम से कम इस्तेमाल करें। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबदे आबगी ना रंग, तेरे मुहीत में हवा। वेलकम बैक नाजरीन। आज हेल्थ स्पेशल में डिस्कस करेंगे एक ऐसी बीमारी को जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों में पाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। अब ये जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इससे बहुत सारे मसाइल जुड़े हुए होते हैं। खुदा न खास्ता आपकी कोई शरेआन फट सकती है, आपको फालिज का अटैक हो सकता है, आपको लकवा हो सकता है और कई तरह के मसाइल होते हैं जिसकी वजह से पैदा हो सकते हैं। वो जानेंगे कि कौन से और मसाइल हैं जो पैदा होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मिसमैनेज ब्लड प्रेशर। आपको पता चल गया कि आपको हाई ब्लड प्रेशर, पहले तो ये साइलेंट किलर है, आपको पता ही नहीं चलता। इन केस आपको पता चल गया तो फिर आपको ये पता नहीं होता कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, नमक का इस्तेमाल कितना करना है, ग़िज़ाओं में क्या चीज़ खानी है, क्या अवॉइड करना है, क्या चीज़ कितनी मिकदार में लेनी है। ये सारी चीज़ें हम डॉक्टर से समटाइम्स तो कंसल्ट ही नहीं करते, हम अपनी मर्ज़ी से अपना प्लान बना लेते हैं और जब कंसल्ट कर भी लेते हैं तो हम उस डाइट चार्ट को फॉलो नहीं करते। नतीजतन हमारे जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं वो नाकारा होने शुरू हो जाते हैं। क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं आज कि कौन सी ग़िज़ाएँ खाएँ, कौन सी जो हैं वो ग़िज़ाएँ उनको अवॉइड करें।
लाइफस्टाइल कितना चेंज करें, वॉक कितनी ज़रूरी है, और हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसकंसेप्शन भी होती है। वो कहते हैं कि एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छा। क्या बढ़ता है या नहीं बढ़ता, ये भी पूछते हैं आज। बिल्कुल जी, कुछ मिथ्स को भी ब्रश करते हैं। हमारे साथ नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं जनाब डॉक्टर राजा आसिफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? जी ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ये हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर डिस्कस तो हम हाई को कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या ये लाजिम है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं किसी का हाई होगा किसी का लो होगा, या कोई एक बैलेंस कंडीशन भी रह सकती है सारी उम्र के लिए? शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। ब्लड प्रेशर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पाकिस्तान में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली ब्लड प्रेशर जो है वो एक मेन मतलब डिजीज़ है, जिसमें आपने मेंशन किया साइलेंट किलर है और अल्टीमेटली इट लीड्स टू मोर कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़। अच्छा, ब्लड प्रेशर जो है हर आदमी का ऊपर नहीं जाता या एलिवेट नहीं होता, उसके लिए कुछ ख़ास रिस्क फैक्टर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है। प्राइमरी जो मोर कॉमन है, जो आम पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा है, मैं उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स आपको बताऊंगा। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया कि किसी का ब्लड प्रेशर लो भी रह सकता है, हाई भी रह सकता है या इक्वल भी रह सकता है, तो इसमें मुख्तलिफ लोगों का ब्लड प्रेशर जेनेटिकली डिफरेंट रन करता है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो अराउंड 120/80 है। अच्छा, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर स्पेशली यंग एज में अराउंड 100-110 सिस्टोलिक यानी ऊपर का रहता है, विच इज़ नॉर्मल। वो कोई लो नहीं है उनके लिए, ठीक है, दैट्स हाउ दे आर, और उनका ऐसे ही रहता है। लेकिन जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वो 120 से जब ऊपर जाता है तो उसको आप एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहेंगे। ठीक, डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो ब्लड प्रेशर जिसको कहा जाता है कि 80 होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल, अगर वो बढ़ जाए, मतलब अगर ऊपर से 120 प्लस जा रहा है या नहीं जा रहा, अगर 80 के बजाय 100, 120 या 130 तक चला जाए, क्या वो ज़्यादा डेंजरस होता है? देखें, जो ब्लड प्रेशर है वो एक्चुअली सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जो 120 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको आम लफ्ज़ों में कहा जाता है, वो मोर डेंजरस है। और ये दोनों हैंड इन हैंड मोस्टली जाते हैं। सम कंडीशंस होती हैं जिनमें ब्लड प्रेशर का दोनों का डिफरेंस होता है, वेरिएशन होती है और डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ऊपर का और नीचे में ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है। किसी का 120, 130 और नीचे का बहुत लो हो गया, या नीचे का ज़्यादा हो गया और ऊपर का थोड़ा ज़्यादा हुआ। लेकिन मोर और लेस जो ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करने के लिए आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक दोनों का ऊपर होना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर सिर्फ नीचे का बढ़ा हुआ है तो उसकी कोई रीज़न होती है खास? उसको आपको रीचेक करना पड़ता है और उसके मुख्तलिफ तरीके हैं उसके कि क्यों सिर्फ एक डायस्टोलिक नीचे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन इन जनरल उसका वही बात है कि डायग्नोसिस प्रॉपर बनाना चाहिए। अब खाली एक रीडिंग में या 2 रीडिंग में अगर नीचे का ब्लड प्रेशर, अक्सर रीडिंग्स में ऐसा आता हो, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या उसके पीछे कोई हेल्थ कंडीशन ऐसी होती है जो सिर्फ आपके एक लेवल के ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करती है? कुछ हेल्थ कंडीशंस होती हैं लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। मोस्टली जो है आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा जाता है, जिसको हम प्राइमरी या सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हाई ब्लड प्रेशर के ओवरऑल क्या आप देखते हैं नुकसानात? तो हम लोग जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले वजूहात क्या है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जो मैंने जैसे भी बताया आपको कि प्राइमरी हाइपरटेंशन जो मोस्ट कॉमन है, इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसमें नंबर 1 आ जाता है एज। जैसे हमारी एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। एज 40 के बाद मोस्टली ऐसे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारी आर्टरी स्टिफ होती हैं और प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर स्पेशली हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो ऑलरेडी तो हम लोगों का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। फिर ओबेसिटी है, यानी कि वेट, ओवर वेट लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, ठीक है। फिर ऐसे लोग जो ज़्यादा, जिनका बिल्कुल फिज़िकल इनएक्टिविटी है, जिनका मतलब लाइफस्टाइल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उन लोगों में भी रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर डिफरेंट मेडिकेशंस कुछ लोग यूज़ कर रहे होते हैं और लोगों को पता नहीं होता वो सिंपल मेडिकेशंस हैं, मगर वो भी ब्लड प्रेशर को रेज कर सकती हैं। फिर जेनेटिक्स भी इसमें एक अच्छा रोल डॉक्टर प्ले साहब, मुझे ना थोड़ा सा जो अगर मैं अपने इर्द गिर्द स्टडी करूँ ना, तो मुझे ये नज़र आया है अभी तक कि जो लोग अब जिस तरह अगर मैं अपनी एज की बात करूं और अपने एज ब्रैकेट की 20s में या 30s की जिक्र करूं, तो उसमें जो एनर्जेटिक लोग मौजूद हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, जो जिम फ्रीक हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, या इसके अलावा भी अगर स्लिम बॉडी है उनकी, तो उनमें मैंने गुस्से का एलिमेंट और हाई ब्लड प्रेशर का एलिमेंट ज़्यादा देखा है बनिस्बतन मेरे जो वो दोस्त हैं जो ओबेसिटी और लेथार्जिक हैं, उनमें ब्लड प्रेशर लो होते हुए मैंने देखा है।
देखें अगेन आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लेकिन एंजाइटी एंड स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं या थोड़े से एंशियस उनकी पर्सनैलिटी है, दे टेंड टू हैव मोर ब्लड प्रेशर, उनका रिस्क ज़्यादा ब्लड प्रेशर डेवलप करने का। तो रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ का अच्छा होना भी। डॉक्टर साहब, 3 चीज़ें जो कि कंसिडर की जाती हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाली, दिल की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियां और हेपेटाइटिस की कुछ 1-2 टाइप्स, इसके अलावा क्या चीज़ें होती हैं जो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती हैं? एक्चुअली ये अदर वे राउंड है। जब ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा होता है और परसिस्टेंटली ज़्यादा रहे तो आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। मसलन हार्ट डिजीज़ आपको हो सकती है, ठीक है, आपको किडनी डिजीज़ हो सकती है हाइपरटेंशन की वजह से, यानी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। इनफैक्ट दुनिया में नंबर आफ्टर डायबिटीज़ सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज किडनी डिजीज़ की, यानी एंड स्टेज किडनी डिजीज़ की जो है हाइपरटेंशन है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है। स्ट्रोक, फालिज ये हो सकता है आपको, ठीक है, और फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए हमें कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है और क्या ज़्यादा है या नहीं, और अगर है तो हमें डॉक्टर से फौरी उसका मशवरा करना चाहिए और उसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। और ये ब्लड प्रेशर जो है जब हाई होता है, इसके बाद आपकी बॉडी जो फंक्शन करना शुरू होती है और जो डैमेज करने लगती है आपको, वो क्या क्या डैमेजेस हैं? जैसे मैंने बताया मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि ब्लड प्रेशर हम लोगों को हमें पता होना चाहिए, हमें फ्रीक्वेंट इसको जो है वो ब्लड चेक प्रेशर भी एक करना ऐसी चीज़ चाहिए। है जिसका बिहेवियर के साथ भी बहुत ताल्लुक है ना? जी बिल्कुल। सो डायरेक्टली मेंटल हेल्थ भी इससे बहुत इफेक्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं चाहूँगा इसके बारे में भी आप बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है ब्लड प्रेशर का, फॉर एग्जांपल जो आपने बताया जिनको जो एंक्शियस ज़्यादा हैं या स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं या एंग्जाइटी है या उनकी पर्सनैलिटी टाइप है, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, ऐसे लोगों को टू बिगिन विद जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ज़्यादा करनी चाहिए ताकि वो डायग्नोज तो हों अर्ली। सबसे इंपॉर्टेंट ये, जिस तरह आपने पहले मेंशन किया साइलेंट किलर, ये है साइलेंट किलर बिकॉज पता नहीं चलता समटाइम्स आपका ब्लड प्रेशर 140s 130s 150s में रन कर रहा है, आपको कोई सिम्टम नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाहूँगा कि अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग ऐसे लोगों में कम से कम 2 to 3 times a year दे शुड चेक देयर ब्लड प्रेशर थ्रू ए डॉक्टर, मतलब खुद नहीं, डॉक्टर के पास जाके मेक श्योर करें कि हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है। और जब आप डायग्नोज हो जाएं कि यू हैव हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, फिर इसमें जो है डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, मसलन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, आपकी डाइट है, और फिर मेडिकेशन का कब टाइम आएगा। भी आते हैं सर, एक और चीज़ क्लियर कर दें कि एक हैंड पंप वाली मशीन होती है जिससे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और एक होता है ऑटो मशीन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके घर पे इन दोनों में से कोई एक मशीन लाजमी मौजूद होती है, ज़्यादा एक्यूरेट क्या है? देखें, जो स्टेथोस्कोप से ब्लड प्रेशर चेक होता है जो ऑफिस के अंदर होता है वो तो डॉक्टर करता है। अब घर में तो आप लेस लाइकली है कि अनलेस आपके पास कोई डॉक्टर हो या जो ब्लड प्रेशर को जानता है चेक करना। जो रेगुलर मशीन्स अवेलेबल हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो भी दे आर ओके अगर एज लॉन्ग एज आप उसको प्रॉपर चेक करें। एक उसका भी एक तरीका है। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले आपको मतलब एटलीस्ट 5 minutes बिफोर यू शुड रेस्ट। ऐसे नहीं है कि आप 2 flights ऑफ स्टेयर्स चल के आए हैं और अब आप ब्लड प्रेशर आप घबरा के मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, तो मतलब चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरह आपने चेक करना है। तो जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जो डिवाइसेस जो स्पेशली जो आर्म कफ वाली हैं वो ठीक हैं, वो उस पर आप ब्लड प्रेशर अपना चेक करते हैं और अगर उसमें एलिवेट या ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे, वो उसको कंफर्म करेगा, मेक श्योर करेगा कि ब्लड प्रेशर आपका हाई रन कर रहा है, और अगर कर रहा है तो फिर वो आगे आपको बताएगा कि अब वो आपके रिस्क फैक्टर को सबसे पहले देखेगा क्यों ये हो रहा है, और उसके मुताबिक फिर आपकी डाइट, आपकी एक्टिविटी, और फिर अगर मेडिकेशन की ज़रूरत हुई तो वो मेडिकेशन आपको देगा। अच्छा, अब जब ब्लड प्रेशर हाई हुआ और आप कह रहे हैं डॉक्टर को विजिट करना है, सो डॉक्टर किसी खास डिपार्टमेंट को विजिट करना है या जनरल? आप अपने जनरल डॉक्टर को भी विजिट कर सकते हैं, और आपका जनरल डॉक्टर मोस्टली मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है यहाँ पाकिस्तान में दे स्टार्ट, एंड देन समटाइम्स इफ़ दे फील कि इसकी कॉज कोई ऐसी है कि जो मतलब डिफरेंट है एक जनरल पॉपुलेशन या एक जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ता है जिसको मैंने प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा, तो वो फिर रेफ़र करेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट को, किडनी के डॉक्टर को, जैसे कि मैं मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। तो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर के
कॉज को फाइंड आउट करने में। फिर हम लोग फर्दर टेस्टिंग करते हैं कि क्यों ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और फिर उसको लेके आगे अच्छा, फर्दर डॉक्टर साहब ब्रेन हैमरेज से भी इसका ताल्लुक होता है? ब्रेन हैमरेज जिसकी वजह से हो सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा और अनकंट्रोल्ड है तो आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। लकवा भी हो सकता है, लकवा फालिज जो का फालिज अटैक हो है, सकता है। बिल्कुल फालिज हो सकता है। और हार्ट उसमें आपका मसल लाइक ये प्रोसेस किस तरह करता है? आपकी कोई शरेयान जो है फट वो फट जाती है जाती जी है? फट सकती है जी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आपकी शरीयानों में ब्लड का, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बहुत से लोग आपने सुना होगा स्पेशली पेरिफेरी में, गांव में कहते हैं जी अचानक इनकी डेथ होती है। हाँ, तो वो बेसिकली शरेयान फट जाती है। वो अचानक नहीं होती, वो ब्लड प्रेशर काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, लेकिन उनको पता नहीं awareness होता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बंदा डायग्नोज्ड है ब्लड प्रेशर के लिए, मेडिकेशन पे है, उसका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? वो क्या खाए, वो क्या अवॉइड करे, वो कैसे उठे बैठे, वो कितनी वॉक करे, कितनी एक्सरसाइज करे, क्या करना चाहिए? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा किया आपने। मैं थोड़ा सा यही बताना चाहूँगा। अब आजकल जो लेटेस्ट अब डाइट की स्पेशल डाइट जो है वो आ गई हैं। एक तो लो सॉल्ट यानी कि लो सोडियम डाइट जो है, अलॉन्ग विद एक चीज़ होती है डैश डाइट, DASH, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इससे ब्लड प्रेशर एक्चुअली लो होता है। और इस डाइट के अंदर ये डाइट जो है रिच इन पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये डाइट हेल्प करती है ब्लड प्रेशर को लो करने की। अब इस डाइट में क्या आता है, इसके अंदर जो है फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये लेग्यूम्स हैं जिसमें लेंटिल, सोयाबीन और ये आपकी सारी चीज़ें हैं। लो फैट डेयरी है यानी कि स्किम मिल्क है, पोल्ट्री में चिकन है और फिश है, ठीक है। और साथ में साथ इसी डाइट में जो आपने अवॉइड करना है वो स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, स्नैक्स हैं और रेड मीट। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी जी अवॉइड करने बिल्कुल हैं? बिल्कुल अवॉइड उनका करना है। ब्लड प्रेशर से सर क्या उसका ताल्लुक? ताल्लुक है। ये इस डाइट का एक पार्ट है क्योंकि ये सारा मिला के कंट्रीब्यूट करता है आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा क्या होने नेचुरल में। शुगर ले सकते हैं? नेचुरल शुगर ले सकते हैं लेकिन टू मॉडरेट अमाउंट, टू सम एक्सटेंट। ये नहीं है कि आप जो बहुत ज़्यादा मतलब रिफाइंड शुगर जैसे वाइट शुगर है वो यूज़ करें। दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बाकी किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करें ना करें, लेकिन नमक के ऊपर वो ख़ास कंट्रोल रखते जी हैं, बिल्कुल। तो नमक का क्या ताल्लुक होता है खून के साथ या हमारी बॉडी के साथ? देखिए बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है ब्लड प्रेशर की, मतलब ज़्यादती में एक फैक्टर हाई सॉल्ट इनटेक भी है, यानी कि वन ऑफ द फैक्टर जिनकी डाइट में सॉल्ट इन यूज़ बहुत ज़्यादा और ऑलरेडी उनको अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है यानी कि उनमें रिस्क ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने का, तो इन लोगों का ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है। तो नॉर्मल जो एक्चुअली हमारी डाइट थोड़ी सी हाई सॉल्टेड डाइट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लो में सॉल्ट इतना के लिए एक स्पेशल नमक भी मिलता है ना हाँ, एक मार्केट मिलता में, है। जिसको कहते ही लो सॉल्ट है। लो सॉल्ट है, लेकिन मैं ऐसे उसको रिकमेंड नहीं कर सकता। Okay. उसकी वजह ये है कि उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड होता है जो Okay. कि उसको भी avoid ओके टू यूज़, नहीं, इट्स ओके टू यूज़, मगर अब यू नेवर नो, योर डॉक्टर शुड प्रिस्क्राइब यू दैट, बिकॉज ऐसे नहीं ऐसे होता है कि आपको कोई हो सकता है किडनी की डिजीज़ हो। अब इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम आप नहीं ले सकते, तो आप ले सकते हैं उस सॉल्ट में, वो भी सॉल्ट है लेकिन वो सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड। विद अ किडनी डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, ये सोडियम, पोटेशियम और तीसरी क्या चीज़ आपने बताई? मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं या इनका इनटेक आपको चाहिए कुछ सोर्सेज से और वो डॉक्टर बताएगा? जी वो डॉक्टर बताएगा आपको। अगर ये दोनों चीज़ें किडनी और ब्लड प्रेशर? जी, अगर किडनी डिजीज़ है आपको तो एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम, आप अगर मतलब एडवांस किडनी डिजीज़ है तो आप नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपको किडनी डिजीज़ नहीं है या माइल्ड किडनी डिजीज़ है तो उसमें आप थोड़ा पोटेशियम ले सकते हैं। एक्चुअली हाई पोटेशियम डाइट इज़ गुड फॉर हाइपरटेंशन, ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ केसेस में ऐसा भी मैंने देखा है, ऐसे पेशेंट्स जिनका तकरीबन 10 से 15 साल ब्लड प्रेशर लो चलता रहा, लेकिन अब एट द एज ऑफ 55-56 उनका ब्लड प्रेशर जो है हाई होता है। जी, इसकी वजह क्या होती है? देखिए मैंने और लो इस कंडीशन में तक मैंने उनका देखा है ब्लड प्रेशर कि उनकी हालत बिल्कुल गैर हो जाती थी और अब अच्छा खासा हाई होता है। तो इतना गैप। जी देखिए, एक तो है नॉर्मल थोड़ा सा लो, जिस तरह 100, 110 ऊपर वाला सिस्टोलिक, और उनको सिम्टम कोई नहीं है तो उसको हम लो उस तरह नहीं कहते ना। अब कुछ डिजीज़ हैं जिनमें ब्लड प्रेशर लो भी होता है, ठीक है ना, लेकिन अगेन वो फिर डिजीज़ होती है, उसमें और भी चीज़ें साथ में होंगी, सिर्फ एक ब्लड प्रेशर मतलब शुगर है, कुछ और एड्रीनल डिजीज़ हैं, मतलब वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को इन्वॉल्वमेंट होती है, उनमें कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स होती हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। लेकिन अगर एक किसी का वैसे 100, 110, 120 चल रहा और उनको सिम्टम नहीं है तो वो ठीक है। अब जब वो एज बढ़ी, जैसे मैंने बताया कि एक रिस्क फैक्टर है, तो उसमें ब्लड प्रेशर ऊपर जाना शुरू हो गया,
ठीक है ना, तो वो फिर अगेन उसको जब कंट्रोल नहीं किया तो वो बढ़ता गया और मतलब ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब ज़्यादा खतरनाक लो से ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर और हाई की ही जो है वो ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। एक्सरसाइज कितना रोल प्ले करती है और ये कितनी ज़रूरी है कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर है डाइट और ये सब चीज़ें भी वो फॉलो करें, लेकिन एक्सरसाइज और अपनी एक्सर्शन जो है और अपना वो एग्रेशन जो है वो थ्रू एक्सरसाइज निकालें। जी देखिए, एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एवरीबॉडी शुड डू लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है ना। ये ब्लड प्रेशर है या नहीं है, इट्स गुड फॉर योर जनरल हेल्थ। अच्छा, अब जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, इनमें ये रिकमेंड किया जाता है कि जो मॉडरेट एक्सरसाइज है, यानी कि अच्छा वो भी हाई इंटेंसिटी नहीं कर सकते। हाई इंटेंसिटी में आपको बताता हूँ, जो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है वो 90 to 150 मिनट्स पर वीक, मींस के 30 मिनट्स पर डे फॉर एटलीस्ट 5 डेज। अब ये मॉडरेट एक्सरसाइज में लिटिल बिट आपकी एरोबिक एक्सरसाइज आती है, यानी कि ब्रिस्क वॉकिंग होगी, बाईसाइकिलिंग होगी, ठीक है, स्विमिंग है, डांसिंग है उसमें, और ये चीज़ें आपकी, ये थोड़ी ब्रिस्क एक्सरसाइज वॉकिंग के उसमें रनिंग है, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग है, रनिंग थोड़ी सी ज़रा इंटेंस हो जाती है। और आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो सिर्फ हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए नहीं है, वो आप एक डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। जो मॉडरेट टू लाइक विगरस एक्सरसाइज है वो भी आप कर सकते हैं, दैट शुड बी अराउंड 70 to 80 मिनट्स पर वीक, विच इज़ गुड। ये मैं वो बता रहा हूँ कि जो आपको मिनिमम आपको करनी चाहिए, मैक्सिमम तो आप कर सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम फिर आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपका गोल क्या है ना, मतलब आप बॉडी बिल्डर तो ज़ाहिर डिफरेंट करेगा या जिसने अपना वो करना है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और जनरल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए एटलीस्ट मिनिमम इतनी एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है। बेस्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। ख़वातीन और हज़रात, यही ज़रूरी है कि अपनी सेहत का जब हम लोगों ने ख्याल रखना है तो हर डॉक्टर यहाँ पर आके एक मशवरा ज़रूर देते हैं कि अपनी डाइट का कंट्रोल रखें, मॉडरेट बिहेवियर में हर चीज़ परफॉर्म करें और ख़ासतौर पर एक्सरसाइज करें। ये तीनों चीज़ें आप करेंगे और अपनी बीमारी के बारे में अवेयर रहें, डॉक्टर को रेगुलर चेकअप करवाते रहें। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएँ, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। ये इदारा पाकिस्तान टेलीविज़न जिस पे हमारी बहुत सी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। हमने अपना बचपन एक प्रोग्राम देखते गुजारा जिसको कहा जाता था नीलाम घर। बड़ा ज़बरदस्त एनर्जेटिक शो होता था। तारिक अजीज़ बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, इस दुनिया से चले गए लेकिन अपनी यादें छोड़ गए। बहुत ज़बरदस्त कंडक्ट था उनका, उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुआ करती थी, लोगों को इनाम मिलते थे, कुछ सवालात पूछे जाते थे। कुछ इसी किस्म का शो एक पाकिस्तानी ने शुरू किया कनाडा में, उसका नाम है इनाम घर, और वो इतना मकबूल हो चुका है कि बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे पाकिस्तानियों की ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती है बल्कि देखती भी है। सिर्फ इनाम की खुशी नहीं होती, उसका जो फॉर्मेट होता है वो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि लोग इन्जॉय करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके। हल्ला गुल्ला होता है, कुछ डांसिंग के मुकाबले भी होते हैं, गाने का एहतमाम भी होता है उसके दौरान, कुछ सवालात पूछे जाते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी उन सारी चीज़ों को रिकॉल करती है जो उन्होंने अपने मुल्क में देखा, जिसको एक्सपीरियंस किया। और जैसे हमने अपनी यादों का जिक्र किया, जो पाकिस्तान टेलीविज़न से जुड़ी हुई हमारी यादें हैं, उनको रिकॉल करने का एक मौका मिलता है। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देख रहे हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। इस प्रोग्राम के मेज़बान प्रोड्यूसर आज हमारे साथ इस सेट पे मौजूद हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं शम्सुर रहमान साहब, जो काफ़ी अरसे से इस शो को चला भी रहे हैं और इसके प्रोड्यूसर हैं, सब कुछ करता धरता हैं। हम आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। शम्स रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। शम्स साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। अरे नहीं, आपका शुक्रिया, आप आए और हमें वक्त दिया आपने। शम्स साहब, ये आइडिया, ठीक है, आपका कोई बैकग्राउंड था मीडिया से, कुछ एंटरटेनमेंट से, या ख़ुद बस एक दिन सोचा कि पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए कनाडा में, तो तब ये शुरू किया आपने? देखिए, मार्केटिंग में तो मैं शुरू से था। मैं जब पाकिस्तान में था तो फार्मास्यूटिकल से मेरा ताल्लुक़ था। फिर वहाँ जाके मेरा प्रोमोशनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेरा बिज़नेस है। मेरी वहाँ पे कंपनी है जो कि प्रमोशनल प्रोडक्ट्स हम देते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को। तो लोगों से मिलना मिलाना तो था। बिल्कुल। फिर मैं पाकिस्तानियों को देखता था, पाकिस्तानी वहाँ शोज़ बहुत से होते हैं, लेकिन शो का फॉर्मेट ये होता है कि आप गए शो में बैठे, 3 घंटे तक आप अपनी सीट पे बैठे हुए हैं और कोई सिंगर जो है वो गा रहे हैं, विच इज़ फाइन, लेकिन आप इंटरेक्शन नहीं होता, आपकी इंगेजमेंट नहीं होती ऑडियंस के साथ, और वो जो सिंगर है वो 3 घंटे गा के चला जाता है और आप आखिर में आपको खाना दे दिया जाता है और आप फारिग हो जाते हैं।
हमारा शो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से शुरू हुआ है, हमने अक्टूबर में शुरू किया था लास्ट ईयर, और मेरे कुछ करीबी फैमिली फ्रेंड्स थे, 50 लोग थे। उन 50 लोगों को कैमरे पे सलूट करता हूँ आज भी। हमने मिलके एक शो किया, आइडियाज़ उसमें बहुत से नए आइडियाज़ थे, लोगों को पसंद आए। और जो शो की मेरे साथ होस्ट हैं अतिया सिद्दीकी, उनका बड़ा रोल है। वो पहले से एक मीडिया में जानी पहचानी शख्सियत थी, तो हम दोनों ने मिल के किया और इतना लोगों ने उसको पसंद किया कि डिमांड बढ़ गई कि जी दूसरा फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट ये होता है, दिस इज प्योरली एंटरटेनमेंट। ओके। नीलाम घर में तो ये था ना कि आपसे मुश्किल सवाल पूछे जाते थे, आपको यू हैव टू बी अ नॉलेजेबल पर्सन टू विन देयर। हमारा जो है दिस इज टोटली एंटरटेनमेंट। अभी एक छोटा सा मुजाहिरा करेंगे, आपका भी एक कंपटीशन मैं करवाऊंगा, एंड लेट्स सी हु विंस। और ब्रेक में मैं कह रही थी कि हम लोग लड़ते हैं, आपने ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं कराना। अच्छा, आपने कनाडा में एक छोटा नन्हा मुन्ना सा पाकिस्तान बसाया, बहुत सारे पाकिस्तानी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रिस्पांस कैसा आता है? पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा आती है, खुश होते हैं लोग? हमारे साथ इंडियंस दोस्त भी हैं हमारे, लेकिन पाकिस्तानी ज़्यादा होते हैं। इंडियंस में हमारे जो पंजाबी दोस्त हैं 20% वो भी होते हैं हमारे साथ। हमारी कोशिश है कि हम इसमें सब लोगों को शामिल करें, और जो लोग इस वक्त आपका शो, बहुत से लोग आपका शो देखते हैं, जो लोग आपका शो देख रहे हैं, अगर उनके रिलेटिव्स कनाडा में हैं, उनके दोस्त और रिलेटिव, तो इनाम घर कनाडा को याद रखें। इनाम में 2 ए आते हैं भाई सारे लोग। हाँ जी, इनाम घर कनाडा, INAAM देन स्पेस घर GHAR घर एंड देन कनाडा। ये आप अपने रिलेटिव्स को बताएं, और फेसबुक का पेज भी है, वेबसाइट भी है। तो जो भी हमारे साथ शामिल होते हैं, अच्छी न्यूज़ ये है कि वो फिर हर शो में आते हैं, घर नहीं बैठना चाहते। जब उनको पता चल जाता है कि भाई आज इनाम घर हो रहा है, तो हमारा एक नॉमिनल सा टिकट होता है, उस टिकट में उनको इनामात भी मिलते हैं, उनको रिकग्निशन भी मिलती है, पूरे GTA में वो मशहूर हो जाते हैं। हमारा फेसबुक पेज बड़ा एक्टिव है, हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है वो बड़ी एक्टिव है, दिन रात काम करती है। वंडरफुल। सो ये टोरंटो में आपका? हम टोरंटो में बेस्ड हैं। हमारा जो शो है वो ओताक बैंक्वेट हॉल में होता है, मिसिसागा में। और ये लाइव होता है? ये लाइव होता है, रियलिटी शो है। कुछ लोगों की 200 लोग बैठे होते हैं, और इट्स अ रियलिटी शो। और क्या क्या चीजें आपने रखी हुई हैं इसमें? गेम्स? हमारे डिफरेंट गेम्स हैं। किसी को सिंगिंग कंपटीशन करवा लेंगे, या बोलने का करवा लेंगे, या एक्टिंग का करवा लेंगे। मसलन अभी जो हमारा ईद का शो हुआ था, उसमें हमने एक कंपटीशन रखा। हमने ख़वातीन के 5 पेयर्स बना लिए, ठीक है, और मेरे पास ईदी के 2 लिफाफे थे, ठीक है, पैसे थे उन लिफाफों में। तो मैंने कहा जो जीतेगा ये उसका है। वो एक्टिंग का एक मुकाबला था। एक्टिंग ये थी कि एक खातून की कमेटी निकलनी थी और दूसरी लेके भाग गई, तो उन 5 को यही रोल प्ले करना था। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा फनी था और बहुत मजा आया। वो नो डाउट। सो कैसा लगता है आपको जब ऑब्वियसली ये आपने बताया कि एक मिनिमल से टिकट है, तो क्या उस मिनिमल टिकट में ये सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं इसके? देखिए, उस टिकट में तो नहीं पूरे होते ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे साथ स्पॉन्सर्स जुड़े हुए हैं। हमारे मेजर स्पॉन्सर्स हैं, स्कैन्स अकाउंटेंट्स हैं, और एक हमारे वतन कबाब बड़ा स्पॉन्सर है, जफर लायर है। ये सारे हमें हेल्प करते हैं, जो पाकिस्तानी हैं, दे आर पाकिस्तानी बिजनेसेस, तो वो हमें हेल्प करते हैं। और हमारा इसमें और वीक में कितने एपिसोड्स होते हैं आपके? मंथली कितने एपिसोड्स होते हैं? हमारा हर मंथ में एक होता है, लेकिन अब हो ये रहा है कि हमारा शो इतना पॉपुलर हो गया है कि हमारा शो ना भी हो, किसी का भी शो हो, किसी का भी इवेंट हो, वो कहते हैं जी आइए और आप इसमें सेगमेंट कीजिए। फिर मैं और अतिया सिद्दीकी और हमारी टीम हम गिफ्ट्स अरेंज करते हैं और हम उधर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली। तो गिफ्ट्स किस किस किस्म के आपने रखे हुए हैं? देखें, गिफ्ट बेसिकली वहाँ जो लोग आते हैं दे आर वेरी वेल ऑफ, लेकिन एक रिकग्निशन सी होती है। आप समझ लें जैसे जूसर, ब्लेंडर, ये इस किस्म की चीजें, छोटे छोटे गिफ्ट। एक एक्साइटमेंट होती है कि हमें तोहफा मिला। हाँ, एक हमारा बम्पर प्राइज होता है हर शो में, विच इज $1,500 कैश। उसकी लोगों में एक्साइटमेंट बहुत होती है। और ये छोटे बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, या ये सब बड़ों के लिए होता है? बच्चों के लिए हमारा एक अभी हमने रिसेंटली अलग एक बनाया है। हमारे साथ अभी ताबिंदा जुड़ी है, तो वो बच्चों का अलग से सेगमेंट, किड्स कॉर्नर है एक। बच्चे जाते हैं तो कुछ कलरिंग वगैरह ये सारी चीजें शुरू कर देते हैं, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। कैसा लगता है आपको जब लोग मिल बैठते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का और पॉजिटिविटी का एक सारा सिलसिला होता है? देखें, मुझे अभी हमारे लास्ट शो की एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं मुश्ताक खान साहब, ओके, रात के 11:30 बजे बज गए और वो मुझे कहते हैं कि जी हमारी 3 नस्लें यहाँ बैठी हुई हैं
मतलब वो था, उनका बेटा था, उनका पोता था, एंड नोबडी वांट्स टू लीव। ओके, तो इतने एंगेज सबके थे लिए वो। एंटरटेनिंग है, हर एज ग्रुप के एग्जैक्टली। लोगों के लिए। तो 7 बजे हमारा शो शुरू होता है, 12 बजे तक चलता है। ओके। तो और इतना टाइम लोग निकालते हैं ऐसी मसरूफ जिंदगी में भी, ये बहुत बड़ी टाइम निकाल के छुट्टी लेके आते हैं, बैठते हैं और एंजॉय करते तो हैं। वैसे शम्स साहब, आपका बिजनेस मार्केटिंग से रिलेटेड अभी भी आप उसी से मुंसलिक हैं? जी बिल्कुल, मेरा मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस है। padspromo.com हमारी वेबसाइट है, और हम उसमें पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियों के अलावा भी जितने लोग हैं उनको प्रमोशनल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग की प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल बिजनेसेस को हम हेल्प करते हैं, उनका मैसेज हम अक्रॉस कनाडा पहुंचाते हैं थ्रू डिफरेंट वेज एंड मींस। उसमें एक ये मीडिया कंपनी भी अब हमारी इनाम घर के नाम से बन गई है। तो अगर यहाँ पे जैसे कोई बिल्डर्स हैं जिनका बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, और वो अपनी प्रोडक्ट या अपनी कोई हाउसिंग स्कीम को कैनेडियंस के सामने रखना चाहते हैं, तो वो हमसे इनाम घर कनाडा से रब्ता कर सकते हैं, और वहाँ का इन्वेस्टर को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, और पाकिस्तान में हम उसके जरिए इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा आइडिया, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये। सर, आपकी टेबल पे एक तोहफा मौजूद है और एक गेम हमने खेलनी थी। आप ज़रा उससे पर्दा उठाएं, ज़रा राज खोलें कि ये गेम है क्या। तो उस अगर हो सके तो आप वो जिंगल चला दीजिए। जी, हो सकता है प्रोड्यूसर साहब। ठीक है, जिंगल अभी सर प्रोसेस में है। दैट्स ओके। तो हम इस तरह हमारा जिंगल बजता है, वहाँ भी इनाम घर का जिंगल बजता है। और सर, अब तक तो आपको याद हो गया होगा ना? हाँ, वो याद हो गया। और वो इम्तियाज मलिक साहब ने गाया है, लाहौर से ही हमने बनवाया है। ओके, नाइस। और वो इस पूरे कनाडा में सबको याद हो गया। क्या बात। तो हम ये करते हैं, चूंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो मैं एक 30 सेकंड्स का आपको कंपटीशन देता हूँ। यस, श्योर सर। आपसे शुरू करते हैं। आपने 30 सेकंड्स में लड़कियों के नाम लेने हैं। जितने ज्यादा नाम आप लेंगे, आप ये जीत जाएंगे। आपने फिर 30 सेकंड लड़कों के नाम लेने हैं। ठीक हो गया, चल शुरू। 1 2 3 गो। सलमा, हलीमा, अफशा, सना, मनाहिल, शर्मीन, कोसर, मुनीबा, वजीहा, जिया। ओके, 30 सेकंड हो गए। 30 सेकंड हो गए। आपके घर वाले तो ये शो नहीं देख रहे हैं ना? नहीं, कुछ पुराने राज खुल जाएंगे। बहुत सारे लोगों के नाम ऐड। सर, इसने सबसे पहले अपनी को होस्ट और पुरानी को होस्ट का नाम दिया। ही इज वेरी क्लेवर। चले, अब आपकी बारी। चले जी, 1 2 3 गो। मैं भी ऐसे शुरू करती हूँ। नजम, शुएब, अब्दुल्ला, रशीद, नवीद, असगर, अकबर, अब्दुल्ला, शहीर, नजम। तो मुझे अब लगता है फैसला मैं हार आपने गई करना हूँ। है। नजम जीत गया। अब फैसला आपने करना है। मेरे नाम पहले खत्म आप कर हो गई। अब फैसला आपने करना है। हालात ये थे, मुझे लगता था कि आप जीतेंगे, लेकिन भाईजान भी जीत गए। भाईजान जीत गए। इन्होंने सारे नाम ऐसे तो लड़कियों के आपके। ये इनाम घर का इनाम आपका होगा। देखा, तालियां। भाई, नजम ने नाम जीता, लड़कियों के नाम याद है सबसे ज्यादा। अगर आपकी मदर देख रही है ना घर में, तो आंटी आज आपने इसे पूछना है ये सारी लड़कियों की लिस्ट कि 2 को होस्ट थी, बाकी कौन थी। और मेरी अम्मा को पता है कि जी इसमें उनका भी नाम था, और इसमें मेरी सिस्टर का भी नाम था, इसमें जो हमारी गेस्ट यहाँ पर बैठी हैं उनका भी नाम था, हमारी प्रोड्यूसर, ये फिर भी 5-7 हुए नाम इन्होंने ज्यादा लिए। नहीं, प्रोड्यूसर का तो नाम ही नहीं लिया। प्रोड्यूसर का नाम नहीं लिया। नहीं लिया था। अच्छा, नहीं लिया था ना? आप बताएं प्रोड्यूसर साहिबा। बचा गए आवाज, बचा गए आवाज। वेल सर, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से, और डेफिनेटली अभी जो हमारा एक्साइटमेंट आपने देखी, ठीक है, मैं इसको यहाँ से अपने नाजरीन के साथ शेयर कर सकता हूँ कि ये एक छोटी सी चीज़ की आपस में आपने एक्साइटमेंट देखी, तो आई एम श्योर कि वहाँ पर 200 लोग जब बैठते होंगे तो उनकी कैफियत और उनकी एक्साइटमेंट एक दूसरे, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि बाहर आपको ऐसा माहौल मिल सकता है। एग्जैक्टली। अभी जो हमारा लास्ट शो था, उसमें इत्तेफाक से हमारे स्पॉन्सर्स ही जीत गए। शीरीन और वसीम हमारे स्पॉन्सर हैं, उनका $500 कैश उनका प्राइज निकल आया, एंड एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी। एकदम आप शो में जाएं और शाम को $1000 का इनाम घर लेके जाएं, तो हाउ डज इट फील। और सबसे बड़ी बात यह शम्स साहब के पाकिस्तान की एक रवायत, हमारे वो ऐसे जड़ों में सरायत कर चुका था वो शो, जिसकी यादें इस वक्त कनाडा में बहुत से पाकिस्तानी लेके बैठे हुए हैं, और ना सिर्फ एंजॉय करते हैं बल्कि ज़ाहिर है वो रिकॉल भी करते होंगे उस एरा को, वो सुनहरा दौर जो पाकिस्तान ने देखा, जो पाकिस्तान टेलीविज़न ने देखा, और अब माशाल्लाह कनाडा में आप उसको रिवाइव कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे ताकि आप इसी तरह इसको कंटिन्यू रख सकें। ज़रूर। और जो लोग ये शो देख रहे हैं वो अपने रिलेटिव्स को हमारा मैसेज ज़रूर पास ऑन करें, inamgharcanada.com। वंडरफुल। या मेरा जो नंबर है 4167106777, ये कनाडा का लोकल नंबर है, वो हमसे जुड़ेंगे तो दे विल बी हैप्पी।
बहुत शुक्रिया शम्स साहब आने के लिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और इंशाल्लाह मुलाकात जो है आपके साथ रहेगी। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। डार्लिंग, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मुझको जरा तू आके मिल। दर्जी ने ईद पे कपड़े टाइम पे दे दिए थे। हाँ, ये पहले रोजे मिल गए थे। हैं? बचपन बचपन होता है। ये जो सेवइयाँ होती हैं, जी जी, ये आप खुद पकाते हो या कुक पकाता है? डार्लिंग, एक्टिंग तो आम लाइफ में हम करते ही रहते हैं। खुशियां दी ईद होई, लाई रौनक पीटीवी, आए मुंह ते फिर हासे, डार्लिंग दी ईद होई। इस दौर में जो लोग हंसी बिखेरते हैं चेहरों पर, लोगों को खुश करते हैं, उनको हंसाते हैं, वो सिर्फ आर्ट नहीं है, वो सवाब भी है। जब उमर शरीफ पाकिस्तान के वो वाहिद आर्टिस्ट हैं, जब उन्होंने थिएटर स्टार्ट किया तो जितने सिनेमा थे कराची में, उसमें ज़्यादातर सिनेमा थिएटर में कन्वर्ट हुए। हमारे ड्रामों में वल्गैरिटी कभी भी नहीं होती। पहले इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता था और फैमिली कंटेंट क्रिएट किया जाता था। कोई बेहतर आर्टिस्ट होता है, मतलब एक बड़ा नाम जिसे आप कहते हैं सुपरस्टार, वो उस वक्त काम चलते काम से एकदम अल्लाह ताला बुला लेते हैं, तो थोड़ा हिलजुल तो होगी ना। ये देखिए, लीडरशिप क्वालिटी हर किसी में नहीं होती। मैं और मेरे जो प्रोड्यूसर थे, हम तो एक डिब्बे में थे और मेरे चंद एक आर्टिस्ट जो थे वो दूसरे डिब्बे में थे। तो लंदन किंग क्रॉस स्टेशन पे जब पहुँचे तो कुछ डिब्बे जो हैं वो कट कर लोको शेड में चले जाते हैं। तो हम अपने डिब्बे में थे दोनों। हम जब सुबह 7 बजे उतरे तो हमारे आर्टिस्ट जो थे वो डिब्बे कट गए और वो लोको शेड में चले गए। वेलकम बैक नाजरीन। एक ऐसी चीज़ जो कि हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनती जा रही है। हम खाने पीने में बहुत ज़्यादा चूज़ी अब नहीं रहे उस तरह से कि हमने क्या अच्छा खाना है, क्या चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी होगी। फ़ास्ट फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर्स और पता नहीं तली हुई चीज़ें, फ्राइड आइटम्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है हमारी ज़िंदगियों में। इसके नुकसानात क्या होते हैं? मोटापा तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे, उस पर बड़े बैड इम्पैक्ट होता है इसका। और ज़्यादा क्रेविंग हमें क्यों होती है? उसकी एक ख़ास वजह ये होती है कि हम जो खाते हैं, खाने से ज़्यादा हम अपनी सोशल मीडिया फैमिली में सर्कुलेट करते हैं उस पिक्चर को कि आज हमने ये खाया। हम लोगों को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप ये खाएं, हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है। दो एस्पेक्ट है, एक तो रिलीजियस एस्पेक्ट से देखें तो हो सकता है कि जो आपकी पिक्चर देख रहा है वो इस्तात ना रखता हो खाने की। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि जिसको आप दिखा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, हो सकता है उसका कोई हेल्थ इशू हो, लेकिन देख के उसका दिल करेगा और वो खा लेगा। हेल्थ इशू नहीं भी है, वो खाएगा तो उसकी सेहत तो खराब होगी। तो लिहाजा आप जो खा रहे हैं आप खुद खाएं, दूसरों को आप इनकरेज बिल्कुल ना करें इन चीज़ों के लिए। सही बात है। और फास्ट फूड को जितना हो सके तो सलमा ने हमारी जो अगली गेस्ट हैं उनकी डायरेक्ट जो है ना वो उनके प्रोफेशन के ऊपर बात की है, इन्फ्लुएंसर्स जो इस वक्त हैं। हाँ। और जिस तरीके से वो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और फिटनेस एक्टिविटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, फिटनेस फ्रीक होना कितना इंपॉर्टेंट है, जिम करना ज़रूरी है या अपनी हेल्थ का वैसे ही ख्याल रखना ज़रूरी है, डाइट कितनी होनी चाहिए, एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर मिस मुनज़्ज़ा इजाज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। नो प्रॉब्लम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवाऊंगी। माय नेम इज़ डॉक्टर मुनज़्ज़ा इजाज़। आई एम बेसिकली अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, लेकिन फिटनेस वाज माय पैशन
Wonderful. और चूंकि एक मेडिकल बैकग्राउंड भी था तो आई थिंक इट्स अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन बीइंग अ डॉक्टर एंड अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, क्योंकि आपको मेडिकल इश्यूज का भी पता होता है, आपको ये भी पता होता है कि ट्रिगर पॉइंट्स कहाँ पर हैं, वेट लॉस कैसे कराना है, वेट गेन कैसे कराना है, बोन्स कहाँ पड़ी हैं, मसल्स कहाँ अटैच हुए हुए हैं। तो इसकी वजह से पैशन भी था और फिर एक एकेडमिकली एक क्वालिफिकेशन भी थी। तो आई एम वर्किंग एज अ फैसिलिटी हेड एंड अ पर्सनल ट्रेनर इन आई एक्टिव जिम इस्लामाबाद। तो आई बीन इनटू फिटनेस फॉर द लास्ट 5 years। तो आज जो हम बेसिकली बात करें जंक फूड, फैशन, आजकल सबसे पहली चीज मेरे ख्याल में पहले तो हम ये चीज देख लेते हैं कि जंक फूड बेसिकली है क्या। जंक फूड हम बेसिकली डिफाइन जो करते हैं उस फूड को कहते हैं जिसमें कैलोरीज तो बहुत ज्यादा होती हैं लेकिन न्यूट्रिशनल फैक्टर बहुत कम होते हैं। न्यूट्रिशनल फैक्टर जो अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में देखें तो हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। वन आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अदर्स आर माइक्रो। मैक्रो वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एक लार्ज क्वांटिटी में बॉडी में चाहिए, माइक्रो वो है जो स्मॉल क्वांटिटी में। माइक्रो की सिंपल 3 चीजें हमारे लिए मेजर हैं। वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, अदर इज प्रोटीन, थर्ड इज फैट्स। और माइक्रो में फिर हमारे विटामिन्स आ जाते हैं, हमारे मिनरल्स आ जाते हैं जो बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर हम मैक्रोज भी पूरे कर लें तो माशाल्लाह वी विल स्टे हेल्दी थ्रू आउट द लाइफ। पूरा करने के लिए क्या करें? मैक्रो में ये है कि हमारी जो प्लेट है, जिसे मी प्लेट हम कहते हैं, उसको अगर हम देखें तो उसमें हमारा एक पोर्शन कार्ब्स का होना चाहिए, एक प्रोटीन का होना चाहिए, फैट होना चाहिए और साथ हमारे फाइबर्स होने चाहिए। दिस इज अ कंप्लीट हेल्दी डाइट। और ये तीनों मील्स के लिए होना चाहिए? ये तीनों मील्स में हमारा होना चाहिए। लेकिन ये जो सेलेक्टिव चीजें होती हैं हमारे प्रोटीन्स और कार्ब्स, इसको भी हम इतना ओवर कुक्ड, इतनी सॉसेस उसमें ऐड करते हैं कि उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू तो खत्म हो जाती है। पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये है कि जंक फूड का आजकल जो ट्रेंड है ना, दैट्स बेसिकली जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजीज में कहते हैं इट्स अ इंस्टेंट एनर्जी। आपको चलते फिरते भूख लगी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपने 2 बिस्किट्स खा लिए, आपको लगा पेट भर गया, वो आपने इंस्टेंट एनर्जी तो ले ली, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आप ये देखो कि आपके इंसुलिन लेवल्स कितने स्पाइक पे जाते हैं, ठीक है। कार्ब्स जो हैं दैट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ योर जंक फूड। आप जितना कार्ब्स खाओगे, ज़्यादा जितनी कार्ब्स लोडिंग करोगे, आपके इंसुलिन लेवल स्पाइक होंगे, आपकी एपेटाइट ज़्यादा होगी और वेट गेन तो होगा ही होगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप बर्न ही नहीं कर रहे हैं। और ट्रेंड आजकल ये है कि आधी रात को फूड पांडा साहब आ गए हैं। रात को भूख लगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो जी फूड पांडा KFC ऑर्डर कर दें, ये कर दें। अगर हम इसको कंपैरेटिवली देखें तो वंस अ वीक आपको करना चाहिए जंक फूड या डिपेंड? देखिए मैं ये हमेशा कहती हूँ डिपेंड्स। अगर थ्रू आउट द वीक यू आर ऑन हेल्दी डाइट, ठीक है, तो आप अपनी क्रेविंग्स के लिए, दिस इज काइंड ऑफ क्रेविंग्स, ठीक है, एक फैशन ट्रेंड है, क्रेविंग है जी मैंने बर्गर्स खाना है, एक लाइफस्टाइल भी बन गया है, लोग वीकेंड्स पे आउटिंग पे जाते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सब कुछ खाएं लेकिन गो फॉर हेल्दी ऑप्शंस एंड पोर्शन कंट्रोल। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए एक्सरसाइज का बेहतरीन टाइम क्या है? कहा जाता है कि खाने से पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए, वरना जो आपने खाया आपने उसको बर्न कर लिया, आपको फिर भूख लग जाएगी। तो एक्सरसाइज देन खाना, अब ये सुबह में हो, शाम में हो, किस वक्त? देखिए मैं ये हमेशा कहती हूँ कि डिपेंड्स ऑन द लाइफस्टाइल, ठीक है। अगर आप एक वर्किंग वुमेन है, ठीक है, आप ऑफिस जाने से पहले अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करना चाहते हैं बिकॉज थ्रू आउट द डे यू डोंट हैव टाइम। डिपेंड्स कि आप अपनी रूटीन कैसे बनाते हैं, बिकॉज टू मी फिटनेस इज नॉट जस्ट फॉर 1 month 2 month 3 month, इट्स अ लाइफस्टाइल। ऐसी चीज है, ऐसी रूटीन है जो आप थ्रू आउट द लाइफ अपने बुढ़ापे तक कंटिन्यू करते हैं। तो ये डिफर करता है बॉडी टू बॉडी। और जहाँ तक भूखा रहना बाद में खाना, वो ऐसा है कि हम जो फिटनेस पे आते हैं तो हम ये कहते हैं कि वर्कआउट से पहले आपको कार्ब्स चाहिए। कार्ब्स आपको एनर्जी देते हैं, फ्यूल देते हैं बर्निंग के लिए, और आफ्टर द वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट यू गो फॉर प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि कार्ब्स आपने खाए, आपने बर्न कर लिए, उसके बाद आप कार्ब्स खाएंगे, वो आपकी बॉडी में स्टे करेंगे थ्रू आउट द डे। तो गो फॉर प्रोटीन्स पोस्ट वर्कआउट। जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी कुछ लोग ले लेते हैं, शेक्स भी पी लेते हैं, प्रोटीन बार्स हैं, एनीथिंग विद प्रोटीन। पाकिस्तान में जो सबसे चीपेस्ट प्रोटीन्स मैं कहती हूँ, एग्स ले लें आप, चिकन ले लें। तो स्नैक्स फिर बिल्कुल ही अप्रिशिएटेबल नहीं है स्नैकिंग। स्नैकिंग देखें, स्नैकिंग हो बट हेल्दी स्नैकिंग। हेल्दी स्नैक्स में आप फ्रूट्स ले लें, जैसे आजकल तरबूज है, यू कैन हैव अ फुल बाउल ऑफ तरबूज, आई डोंट माइंड। आप कुकम्बर्स खाएं, आप अमरूद खा लें, आड़ू खा लें।
व्हाट अबाउट जूसेस? कहा जाता है कि जूसेस में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो flavored कोशिश juice, करें कि yes. फ्रूट खाएं आप। यस देखिए फ्रूट हम इसलिए प्रेफर करते हैं। अब आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। आपने एक पूरा ग्लास बनाना है अगर ऑरेंज जूस का, यू विल यूज एटलीस्ट 4 to 5 ऑरेंजेस, बिल्कुल ठीक है, तो वो एक क्वांटिटी रेज हो जाती है। आप जो फ्रूट खाएंगे यू कैन हैव 1 ऑरेंज 2 ऑरेंज एनीथिंग। बनानास भी इसी तरह आप 1-2 खा सकते हैं, लेकिन जब आप वो शेक्स बिल्कुल प्योरीफाई फॉर्म में होगा ना, यस वो रॉ हम हमेशा प्रेफर करते हैं। ओके जी अच्छा, रॉ फॉर्म में आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स अच्छा, खाने चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि फास्ट फूड की हम क्लासिफिकेशन करते हैं जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो, पिज्ज़ा बर्गर इन चीज़ों में अगर मैदा यूज़ हो रहा है या इसके अंदर अगर चिकन यूज़ हो रहा है या बीफ यूज़ हो रहा है या स्टेक्स कोई खा रहा है, क्या इन चीज़ों की न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती? नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू तो होती है, लेकिन डिपेंड्स के अब जैसे स्टेक भी आप लेते हो, आप जब ऑर्डर करते हो आप कहते हो माइल्ड कुक्ड, मीडियम कुक्ड कैटेगरीज हैं उसमें, ठीक है, तो वो आप जितना हाई लेवल पे उसकी कुकिंग पे जाते जाएंगे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती जाएगी। और उसके ऊपर जो सॉसेज होती हैं उनका इम्पैक्ट? देखिए सॉसेज तो जस्ट फॉर टेस्ट हैं आपके लिए, ठीक है। हम भी इवन वी आर ईटिंग हेल्दी, मैं कभी कभी सैलेड खाती हूँ, मैं इतनी बोर हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ यार बदजायका सैलेड है, तो मैं क्या करती हूँ 2-4 किस्म के सॉसेस मैंने रखे होते हैं कि मैं सॉस ऐड कर लेती हूँ, उसको थोड़ा सा फ्लेवर डेवलप कर लेती हूँ। अगर ये चीजें भी हमारे लिए ठीक है तो फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म करने वाली चीजें कौन सी हैं? अगर बर्गर के अंदर भी ज़ाहिर है चिकन की फॉर्म में प्रोटीन भी है, बाहर कार्ब्स भी है, उसके अंदर वेजिटेबल भी कुछ ना कुछ है, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो हुई ना, वो फिर नुकसान दे कैसे? नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू है लेकिन उसमें परसेंटेज हमने देखनी है। देखें आप जब एक बर्गर खा रहे हैं उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा हैं, प्रोटीन की क्वांटिटी आपको क्या थोड़े से चंक्स नजर आएंगे, वेजीज के फ्यू चंक्स नजर आएंगे, तो मेजर पोर्शन जो है ना वो उसका कार्ब्स है। ठीक है, मैंने वही बताया ना, वही बात होगी कि हमारी जो प्लेट है उसमें एवरीथिंग शुड बी इन अ वेरी मॉडरेट अमाउंट। अच्छा, कुछ मैंने ये देखा है कि ट्रेनर्स ये भी रिकमेंड करते हैं आपको कि आप जब बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सर्शन कर रहे हैं अपनी बॉडी की और 6 days a week आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ आप इस तरह की हैबिट्स ना बनाएं कि जंक फूड और बहुत ज़्यादा आप मतलब कि अपना लाइफस्टाइल ऐसे बना लें कि रात को खाना खाते साथ आप जाके सो जाएं, लेकिन उनकी जानिब से ये इनकरेज किया जाता है कि आप कुछ भी खाएं, हेल्दी ईटिंग करें लेकिन खाएं ज़्यादा बेशक आप। बिल्कुल ऐसे कोई इतना जो है वो हाथ तंग करने की जरूरत नहीं। देखिए मैं वही बात है ना, आप अपने आप को अपना जो ये जिप कब तक लगा सकते हैं। हाँ। और हमारी जो सोसाइटी है ना, जो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तान की बात करूंगी, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे जो फूड है ना उसमें से हम रोटी और चावल नहीं निकाल सकते। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हर चीज में है, हम कहाँ जाएंगे? मैं सारा दिन डाइट कर रही हूँ, रात को मेरी फैमिली कहती है जी डिनर है, वहाँ क्या होगा? रोटी होगी, सालन होगी, नान होगी, चावल होंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सब कुछ खाएं बट इन अ मॉडरेट क्वांटिटी। अच्छा, क्या एक फूडी इंसान जो फूड लवर हो वेट लॉस के बारे में सोच सकता है? बिल्कुल सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकता है। उसको सिर्फ अपना फूड छोड़ना नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस चेंज कर लेने हैं, भूखा नहीं रहना है, ऑप्शंस अच्छे कर लेने हैं। मुझे भूख लगी है, मेरे सामने 4 चीजें पड़ी हैं, आई नीड टू डिसाइड कि इन चारों में से मुझे क्या खाना है। और अगर चारों खाना चाहूँ तो क्या स्पेसिफिक क्वांटिटी में चारों भी खाए जा सकते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ कि पहला स्पून जो है ना वो आपको कुछ भी नहीं कहता, आपको जो मोटा करता है दैट्स द सेकंड स्पून। आप हाई टी पे गए हो, डिनर पे गए हो, बेस्ट वे इज अपनी बड़ी सी प्लेट लें, वहाँ पे जितनी डिशेज हैं सबका 1-1 स्पून ले लें, आपका पेट भर जाएगा। 1-1 स्पून वो वाला नहीं, स्पून वाला जिससे आप खा रहे हैं, वो जिससे हम खा रहे हैं, बिल्कुल। तो वो जब आप 8-10 डिशेस का 1-1 स्पून लेंगे आपका पेट तो भर जाएगा। डोंट गो फॉर द सेकंड स्पून। ओके, वैसे हम लोग जब जिक्र कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों का, ये सारी चावल जो है वो शुगर, एक शुगर का इंटेक, एक चावल, ये कितने जो है वो आपको आपके वेट लॉस में जो है ना वो करते हैं रुकावट? हाँ, देखिए शुगर की क्रेविंग्स ही तब होती हैं व्हेन यू आर नॉट ऑन अ हेल्दी डाइट, पहली चीज, ठीक है। आप जितने ज्यादा कार्ब्स लोड करेंगे आपको शुगर की क्रेविंग्स उतनी ज्यादा होंगी। आप खुद ये चीज नोट करें कि जब आप हेल्दी अमाउंट में, आपने अच्छा ब्रेकफास्ट किया है, आपने अच्छा लंच किया, अच्छा डिनर करें, आपकी शुगर क्रेविंग्स कम होंगी। तो इंसुलिन कंट्रोल करने के लिए, शुगर लेवल्स कंट्रोल करने के लिए आपको हेल्दी फूड ही खाना है इन अ वेरी मॉडरेट क्वांटिटी। ठीक है, और जब आप हेल्दी फूड पे होंगे तो ऑब्वियसली आपकी क्रेविंग्स कम, दूसरी क्रेविंग्स है वो कम, वो बहुत ज्यादा। अच्छा, और क्रेविंग में भी चीज है ना, आपको शुगर की क्रेविंग है, गो फॉर अ फ्रूट। मीठा ही खाना है ना, तरबूज खा लें, तरबूज भी मीठा है, ठीक है। फ्रूट खा लें, वो भी मीठा है। व्हाई डोंट यू गो फॉर के मैंने चॉकलेट ही खानी है, मैंने कोई ब्राउनी ही खानी है, मैंने केक ही खाना है, मीठा बहुत कुछ। सो चूज हेल्दी वन, लेकिन वंस अ वीक चल सकता है।
बिल्कुल चल सकता है, अनलेस यू आर ऑन अ डाइट द होल थ्रू आउट द वीक। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच नज़र फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा बात करके, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों से उनके तमाम हुकूक छीन लिए हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ ख़तरनाक हद तक पहुँच गई हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में तशद्दुद, मावराए अदालत कत्ल और बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ रोज़ का मामूल हैं। भारत कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद को कुचलने के लिए काले क़वानीन का इस्तेमाल कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में फाशिस्ट मोदी हुकूमत के हाथों इंसानी हकूक़ की पामालियाँ आलमी बरादरी के लिए चैलेंज हैं। वो ये सफाई वाला नहीं है, अरे डाकू है। क्या डाकू? किस मुसीबत में डाल दिया मुझे? तमीज से बात कर रहा है, मैं तेरा प्यो हूँ, प्यो। मान लो वो डाकू ही तुम्हारा बाप है। एक्सक्यूज मी, मेरा बाप नहीं है वो। तुम मेरा कैसे हो गया? तुम लोग डाकू हो या मिरासी? कसम खा के कहता हूँ कि मैंने एक डाका भी नहीं मारा और ना ही ये मेरा बाप है। आए तू बनोई है ना? उससे बेटा कह रहे हो, मुझे बहनोई कह रहे हो? उस दल औलाद को डायरेक्ट गोली मारता हूँ। वो किस किस्म का बाप है तू? लड्डू में हड्डी। वेलकम बैक। सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दिन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं गुजरता जब आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर चेक ना करें क्या चल रहा है, दुनिया क्या सोच रही है, नई चीज़ें, कोई न्यूज़ शेयर कर रहा है, कोई अपना लाइफस्टाइल शेयर कर रहा है, कोई अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। आप उन लोगों को फॉलो जरूर करते हैं। देखते भी आज ऐसी ही एक मेहमान शख्सियत को हमने बुलाया है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। एक इन्फ्लुएंसर का आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट क्या होता है, वो कैसा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, आपके लिए कितना एंटरटेनिंग है वो कंटेंट, कितना इन्फॉर्मेटिव है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी जगह बना पाते हैं और हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग उनको फॉलो करते हैं। शी इज़ वन ऑफ दैम। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं एक पर्सनालिटी जो बहुत फन लविंग है और लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंटेंट बनाती हैं। हमारे साथ हैं मनाहिल शेख। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो मनाहिल, इतने सारे ब्लॉगर्स थे तो उसमें एक और ब्लॉगर का इजाफा होना क्यों ज़रूरी था? यार एक्चुअली अब ज़्यादा हुए हैं। जब मैंने 2020 में स्टार्ट किया था तब 3 साल ड्यूरिंग कोविड। हाँ, ड्यूरिंग कोविड एक्चुअली किया ही कोविड की वजह से था। घर पे बैठे होते थे, कुछ करने को नहीं होता था, तो फिर मैंने सोचा कि मतलब घर पे बंद है इतने अरसे से, क्या ही करें। तो वही मेकअप वीडियोस से स्टार्ट करते करते और इस टाइम पे बस फॉलो में ज़्यादा करने लगे। पहले मैं किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करती थी, जिस तरह वही होता है ना कि मैंने क्या करना है, बस अपने फ्रेंड्स ऐड है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करना शुरू किया हमने। तो बड़ा मज़े का, आई कैन डू दैट। और फिर अच्छा नहीं, ये वाला पॉइंट हाँ, कि दूसरों को फॉलो करने से क्या टिप्स मिलती हैं या क्या होता है? यार टिप्स भी मिलती हैं, मोटिवेशन होती है, हाँ। और थोड़ा सा बंदा इन्फ्लुएंस होता है। कोई एक वीडियो ऐसी होती है जिस पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, लोग आपको धड़ाधड़ फॉलो करना शुरू करते हैं, आपकी वो कौन सी वीडियो थी? स्टाइलिंग वीडियोस।
हाँ, और ये कोई एक स्पेसिफिक वीडियो थी यार, जो देसी ड्रेसेस नहीं होते, जो फ्रॉक्स और उसके साथ प्रॉपर झुमके और गजरे, उन पे आता है ज्यादा। अच्छा, एक वीडियो 1 मिनट की होगी हार्डली, उसके लिए आप 4-5 घंटे मेहनत करना मुश्किल नहीं लगता कि आपने ड्रेस पहना? अच्छा, कितना टाइम लगता है वैसे? यार पता है, शौक हो गया है, और फिर मतलब और कुछ साथ साथ कर नहीं रहे, और मतलब पता है यही करना है, फिर आपको ज्यादातर पेड होता है, वर्क पैसे भी आते हैं तो वो एक अलग मोटिवेशन है कि आपको यू हैव टू डू इट। और फिर हमें होता है कि हम अपने, क्योंकि इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट कि आपको इसमें प्यार मिले, लोगों से अप्रिशिएट हो। आपका कंटेंट दूसरों से डिफरेंट कैसे बनता है, क्या स्पेशल? यार मेरा ऐसे डिफरेंट है कि आई डोंट डू एवरीथिंग फॉर मनी, मतलब मैं पेड ज़्यादा कर भी लेती हूँ, बीच में बड़ा मज़े से ब्लेंड आउट करती हूँ अपना। मैं ज़्यादा जो मेरा दिल करता है, मुझे जो लगता है कि लोगों को अच्छा लगेगा, मैं ज़्यादातर मेहनत से वही वीडियोस बनाती हूँ अपनी स्टाइलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वीडियोस शूट कौन करता है? यार ज़्यादातर खुद ही, या फिर फोटोग्राफर्स, या ज़्यादातर ट्राईपॉड और स्टाइलिंग कौन करता है? बहन भाई बिल्कुल नहीं साथ देते इसमें। यार कभी कभी बहन भाई बना देते, कभी कभी बहन भी बना देती है। बहन भाइयों के नखरे भी होते हैं। मेरे दोनों बहन भाई डॉक्टर्स बुरी शक्ल बना के इसमें बोला यार, मेरे दोनों बहन भाई डॉक्टर्स हैं, उनको सब समझ नहीं आता, और वो सब वो मतलब कर देते, वो ज्यादा बिजी, हाँ वो ज्यादा बिजी होता है। वो एलियन नहीं लगता डॉक्टर से बैठ के? यार पता है, घर पे सबसे ज्यादा मतलब ये है कि मेरी वजह से ही शुगर लगा रहता है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी कहाँ रेस्टोरेंट ट्राई करने जा रहे हैं। ओके, हाँ, ये पीआरस का बड़ा अच्छा होता है सीन, है ना? बीइंग इन्फ्लुएंसर आपको अनोइंग क्या लगता है सबसे ज्यादा? यार अनोइंग ये लगता है कि लोग जो है ना आपसे बहुत ज़्यादा फोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हो रहा है हादसा, ठीक है, अब मुझे जब तक इतनी नॉलेज नहीं होगी, आई वुडंट टॉक अबाउट इट, तो मैं नहीं बोलूँगी उसके बारे में कि यार ये गलत है और ये ठीक है, अगर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना न्यूज़ नहीं देखती, मुझे नहीं पता होता, तो हमें पता होता है, हम फिर भी नहीं बोलते यार नजम इतने अच्छे बच्चे। अच्छा, नहीं, लोग आपको मैसेज करने लग जाएंगे जबरदस्ती, आपके कमेंट्स में शुरू हो जाएंगे, आप क्यों नहीं बोल रहे, आप जान के नहीं बोल रहे इसके बारे में, और वो बहुत अनोइंग होता है। दे स्टार्ट फोर्सिंग यू कि ये हो रहा है तो आप अपनी पिक्चर ना लगाओ, ये करो, ये ना करो, वो करो, थोड़ा सा ना। तो मैं सुनती तो नहीं हूँ ऐसे किसी की, लेकिन ओपिनियंस लेने चाहिए, लेकिन मर्जी अपनी करनी चाहिए यार। मतलब हम भी इंसान, पर वो आपको इंसान नहीं समझते लोग, वो कहते हैं आप इन्फ्लुएंसर्स हो, आपको ये करना और ये नहीं करना, आप लोग पता नहीं रोबोट्स हो, वो थोड़ा सा ये फीलिंग आती है, लेकिन मैं ज्यादा दिल पे नहीं लेती। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर पर्क्स क्या हैं इसके? पर्क्स है ना? आई एम वेरी हैप्पी। सबसे ज्यादा पीआर में आपको क्या आता है? लाइक कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े, ड्रेसेस आते हैं। ड्रेसेस, ओके, तो ये भी आया था ये भी आया था ठीक है, नाइस। यार मतलब फॉर एग्जांपल पीआर नहीं भी होता ना, तो आपके कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे हो जाते हैं कि फॉर एनी वेडिंग एनीथिंग आपको बस डिजाइनर कपड़े। मेरी शॉपिंग उस तरह की तो बिल्कुल खत्म हो गई है। अपनी बस पर्सनल जो भी होता है करनी, तो मतलब वो उस सर पे ना वो टेंशन नहीं होती कि यार कुछ आ रहा है तो यू हैव टू गेट अ ड्रेस, और ईद आ रही है तो 4 शर्टें 4 पैंटें हैं मेरे पास, बाकी सब जो है वो भाड़े के कपड़े होते हैं, किराए के होते हैं, देख रही होती हूँ, किराए के कपड़े होते हैं, और वो जो है ना आपको सारी बातें बता दे, सारे राज मैं कहती हूँ सब बता दो, कोई मसला। हाँ हाँ, लेकिन ये मैंने आज अपने पहने हुए वैसे कभी कभार होते हैं किराए वाले, तो हम मतलब प्रमोट ही कर रहे हो। ओके, सो इंस्टाग्राम जो ये एक खास किस्म का मीडियम है, इंस्टाग्राम ही ब्लॉगिंग में आजकल क्यों चल रहा है वैसे? यार क्योंकि फेसबुक में आई थिंक जो हमारी एज के लोग हैं वो यूज नहीं करते, प्लस इंस्टाग्राम बहुत कन्वीनियंट है। फेसबुक पे आपने देखा वो पेज खोलो तो वो एक वीडियो आएगी, फिर स्क्रॉल। यार टिकटॉक पे बहुत फैन फॉलोइंग होती है लोगों की, जिसकी है। अच्छा, टिकटॉक की भी एक अलग से ऑडियंस है। अलग से ऑडियंस है, बहुत वास्ट है, उसकी भी अलग ही कन्वीनियंस है ना, लेकिन स्वैप करते जाए, एक से एक आपको आइटम्स मिलती है देखने वाली। लेकिन बहुत इजी है टिकटॉक यूज करना, इसलिए तो हर किसी के पास है। अब इंस्टाग्राम पे आपको प्रॉपर आईडी मैचेस सर्च करना पड़ता है। आई एम ऑन टिकटॉक, लेकिन मैं इस तरह वो नहीं हूँ। ठीक है, और इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम पर हाँ ये है कि आपकी एक खास ना वो एक जो ऑडियंस है, हाँ बहुत डिफरेंट ऑडियंस है। टिकटॉक की बहुत डिफरेंट है, तो और इंस्टा की बहुत डिफरेंट है, लेकिन कंपैरेटिवली यूट्यूब की बहुत डिफरेंट है। व्हाट अबाउट ट्विटर? वैसे मैंने देखा कि जितनी न्यूज़ होती है, जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, मैंने हर बंदा अनइंस्टॉल किया हुआ है ट्विटर। यार फजूल में बहुत टेंशन है ट्विटर पे, पता है हर बार डिप्रेशन तो होता है। एक्चुअली ट्विटर इज अ वेरी सीरियस मीडियम, और उस पे सीरियस लोग ही होते हैं। अच्छा, कुछ लोग वैसे मेरे जैसे भी होते हैं, वो ट्विटर पे भी ना
एंटरटेनिंग अपनी तस्वीरें वीडियोस, क्योंकि वो एपॉलिटिकल होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हालात पे तबसरा करने के बजाय अपनी एक नई दुनिया ट्विटर पे भी बसा लेते हैं। होती है यार, है लोग को शौक होता है बहुत बोलने का। ऐसे लोग आपके सामने मौजूद हैं जिनकी अपनी एक दुनिया है ट्विटर पे। अच्छा नहीं, आई थिंक आपको बहुत ज्यादा वो सोच समझ के ट्विटर पे ट्वीट्स डालनी चाहिए। लोग बहुत आपको ट्रोल कर देते हैं। तमाम इंस्टाग्रामर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोई एक चीज जो कहना चाहो, जो सबकी बड़ी अनोइंग लगती है इन्फ्लुएंसर्स की? यार अनोइंग पता है ऑनेस्टली हम सब की बहुत बनती है आपस में, और कोई बीच में किसी का वो नहीं है। बस ये है कि मुझे बहुत पसंद है सारे, मुझे सब अच्छे बच्चे हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, ये वल्याल आरेब, ये सब मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, वंडरफुल, ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया मनाहिद फॉर कमिंग, अच्छा लगा बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंस्टाग्राम एंड ऑल द एक्टिविटीज़। ख़वातीन हज़रात, मुझे सलमा को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।